स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन है भरपूर, वीकली एक्सपायरी पर है हमारी नजर और उसके पहले आप देख रहे हैं 17,400 के आसपास पूरे दिन निफ्टी कंसोलिडेट होते हुए दिखाए। वहीं 39,500 के आसपास बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। फ्यूचर्स का प्रीमियम थोड़ा आपको ज्यादा अच्छा दिख रहा है। वीकली एक्सपायरी है और उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स का भी अब तक सहारा बना हुआ था, बस अब पिछले कुछ मिनटों में हमने देखा है अमेरिकी फ्यूचर्स थोड़ा सुस्त आपको होते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट डाउ फ्यूचर्स अब आपको 70 अंक नीचे दिख रहा है, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी वहां पर आ रही है, बट अदरवाइज बाकी ग्लोबल संकेत तो आपके लिए ठीक ठाक ही है और हमारे बाजार तो अच्छे मूड माहौल में बने ही हुए हैं। सेंचुरी अभी भी निफ्टी ने लगाई हुई है, मेंटेन कर रहा है और 350 अंक ऊपर आपको बैंक निफ्टी दिख रहा है। बैंक्स और फाइनेंशियल से तो अच्छा एक्शन आ ही रहा है। साथ ही नजर रखिए जहां तक मेटल स्टॉक्स का सवाल है और आईटी आपके लिए एक सरप्राइज आउट परफॉर्मर बनते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से निफ्टी में भी अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो कैसा रहेगा आखिरी 1.5 घंटे का एक्शन, कहां हो सकती है वीकली एक्सपायरी, क्या करना है आपको, कौन सी है बेहतरीन स्ट्रैटेजी, आइए ये सब जानते हैं। सबसे पहले तो अनिल जी हमारे साथ हैं तैयार। और अनिल जी, अच्छा एक्शन बना हुआ है, पहले तो बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या हैं और उसके बाद आपसे बड़ी बातें यही है दीप की वीकली वायदा एक्सपायरी के दिन बाजार सीमित दायरे में है, मजबूती से टिका हुआ है। ऐसे देखेंगे तो 100 पॉइंट ऊपर है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। 350 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी ऊपर है। सेंसेक्स भी 400 पॉइंट के करीबन 300 पॉइंट के करीबन अभी ऊपर है। मेटल, रियल एस्टेट, ये दोनों ही इंडेक्स बड़े ज़बरदस्त मजबूती के साथ है। आज दोनों की मजबूती देखने लायक है। मेटल भी जो तेज़ दौड़ लगा रहे हैं, दुनिया भर में जिस तरह से डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हुआ है उसका फ़ायदा मेटल शेयरों को मिल रहा है। और रियल एस्टेट स्टॉक्स जो ये दशहरे के रजिस्ट्रेशन पूरे 9 दिनों में जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, हाँ, मतलब अभी तो ऐसा हो गया कि शायद कोई ऐसा होगा जो घर नहीं खरीद रहा हो, है ना। मतलब जो खरीद सकता है, घर और गाड़ी यही खरीदे घर और गाड़ी, हाँ, घर और गाड़ी, जलेबी फाफड़ा के अलावा। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स जबरदस्त मजबूती के साथ ट्रेड करें। 1.5 से 3% तक की तेजी इन सब में होती हुई दिख रही है। फार्मा, एफएमसीजी थोड़ा नीचे आ जो डिफेंसिव है वो थोड़े हल्के हैं। डाउ फ्यूचर्स थोड़ा नीचे आया, 200 पॉइंट तक ऊपर था, मतलब 150-125 पॉइंट तक ऊपर था, वहाँ से अब नीचे आया, तो ये हल्का सा नीचे आया। इस वजह से हमारी जो तेजी जितनी बननी चाहिए थी उतनी बनी नहीं है। और यूरोप 1/4 से आधा % की तेजी दिखाता हुआ इस वक्त ये है अभी तक का रुझान। बाजार की बड़ी बात है, अच्छा पार्टिसिपेशन दिख रहा है सर, जो आप बात करें ब्रॉडर मार्केट में रैली है, सिर्फ डिफेंसिव्स को निकाल दें उसमें भी आईटी अच्छी रैली दिखा रहा है, तो पूरा बाजार ही आज होल्ड आउट कर रहा है। हालांकि 400 के ऊपर उतना नहीं हमने मूव किया, बट जो इंटरनल स्टॉक्स का मूवमेंट है वो तो जबरदस्त है जी। क्या सुनना चाहते हैं, अच्छा खराब बोलूंगा तो दोनों। हाँ, पहले क्या सुनना चाहते हैं, मतलब ऑप्शन उतना ही है। अच्छे से करते हैं शुरुआत। अच्छी बात यह है दीप कि देखिए, पहली चीज़ तो है कि लगातार मजबूती के साथ गैप से खुलने के बाद कोई खास करेक्शन आया नहीं ऊपरी स्तरों से, और तेजी के साथ ही हम ट्रेड करें, पॉइंट नंबर 1। और डाउ फ्यूचर्स ऊपर से नीचे आए, उसके बावजूद हमारे बाजार मेंटेन्ड है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। पहली चीज़ ये अच्छी है। दूसरी चीज़ अच्छी क्या है, आप 16,750 से 17,400 के करीबन आ गए। 425 450 जो भी समझ लो, यानी कितने हो गए, 250 उधर के और 450 इधर के, 700 पॉइंट का आसपास का एक तरफा 2 दिन में मूड बदल गया आपका। बिल्कुल सर, बिल्कुल। गुरुवार के लोज से लेकर अब तक जी। तो अब बाजार का फोकस है ना मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर शिफ्ट हो गया। ब्रॉडर मार्केट में तेजी हो रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखोगे 2,500 शेयर मजबूत है एनएससी पर, 1,075 कमजोर है बीएससी पर, और एनएससी पर 1,560 मजबूत है, सिर्फ 450 कमजोर है। तो हर एक कमजोर शेयर के सामने 3 मजबूत शेयर खड़े। सो ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी है। सेंटीमेंट किसी को पूछो तो सबको कॉन्फिडेंस आ गया कि नीचे का एक बार का बॉटम बन गया, चुका है, अब कोई ऐसी टेंशन है। ये सारी अच्छी चीज़ें हैं आज के सेशन में। और एक अच्छी चीज़ और कह सकते हैं कि क्रूड बढ़ने के बावजूद हम गिर नहीं रहे, इम्पैक्ट नहीं है ना। तो अब खराब या कमज़ोर क्या है, पहली चीज़ जो सबसे खराब जो मुझे दिख रही है पर्सनली, मुझे जी, जितनी मैं सोच रहा था उतनी तेज़ी नहीं हुई। क्योंकि एक बार तो मुझे लगा था कि आज 17,500 तक जाना चाहिए था, हो सकता था, हाँ। जाना चाहिए था। आज का दिन बढ़िया था जिसके लिए हम जा सकते थे, लेकिन वो हो ना पाया अब तक, तो ठीक है। तो उस हिसाब से इंडेक्स लेवल पर थोड़ी सी तेजी कम बन रही है, स्पेशली निफ्टी में। बैंक निफ्टी फिर भी ठीक है, लेकिन दोनों ही इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी उन बड़े लेवल के आसपास आकर रुक रहे हैं। 39,550 जिसके ऊपर बंद चाहिए हमें, 39,600 का हाई है, ज़्यादा देर टिका नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी 39,550 के आसपास आकर रुक रहा है। निफ्टी 17,450 बनता था, लेकिन अब 17,400 के आसपास भी आकर डेटा जो बन रहे हैं उस हिसाब से तो हल्के से रुकावट वाले संकेत दे रहे हैं, और जो फोकस है ब्रॉडर मार्केट में शिफ्ट हो रहा है। सो अब देखते हैं, अगर डाउ फ्यूचर्स ने साथ दिया, थोड़ी रिकवरी आ गई, बढ़ गए, तब तो हम दौड़ लगा लेंगे। नहीं साथ दिया तो फिर आज के लिए एक्सपायरी की वजह से इतना ही, फिर कल से नया
ट्रेंड देखेंगे। सो अब अपने को अगले 1.5 घंटे में 2 चीज़ करनी है। या तो ये कि एक्सपायरी के चलते अगर आज बाजार थोड़े नीचे आ जाते हैं, थोड़ी लॉन्ग पोजीशन कटती कटाती है, तो नीचे के लेवल पे एंट्री करनी है कल के लिए। और अगर पहले मजबूत होकर ऊपर चले जाते हैं और डाउ फ्यूचर साथ में साथ देते हैं, तो फिर हम कल के लिए पोजीशन को कैरी कर लेंगे। तो अभी तक इंतज़ार है अच्छे लेवल पे एंटर करने का, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स आपको नेगेटिव दिख रहे हैं, तो चांस बन सकता है कि अगले 1.5 घंटे में आपको थोड़ा नीचे मिले 17,325, ओके 17,275, इस 50 पॉइंट की रेंज को मैं देख के बैठा हूँ एंट्री करने के लिए आज से। बैंक निफ्टी तो 39,500 के आसपास से थोड़ा जो एंट्री करने की रेंज थोड़ी डीप नीचे आ रही है, 39,200 के आसपास की आती है। मैं उम्मीद ही करता हूँ कि नहीं आए तो ठीक है, निफ्टी आ जाए चलेगा, बैंक निफ्टी उतना नीचे ना आए तो ठीक है। और क्लोजिंग के लिए हमें 2 ही लेवल पर नजर रखनी है। 17,325 के ऊपर बंद होगा किसी भी लेवल पे हम अच्छे हैं, 39,550 के ऊपर बंद होगा बैंक निफ्टी, हम बहुत अच्छे हैं। बस ये 2 लेवल को अपने को ध्यान में रखना है, क्लियर कट। समझ गया, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, डेटा भी थोड़ी देर में अनिल जी से समझते हैं। गेस्ट भी हैं जुड़ने के लिए तैयार। आइए खबरें और ट्रिगर्स ये भी एक बार पहले जान लें। कुशल और नुपुर हमारे साथ हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से बाजार के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स? गुड आफ्टरनून दीप। बाजार के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर अभी शाम को 4:30 बजे नायका की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो होने वाली है। उसको स्ट्रेटेजिक अनाउंसमेंट ये करेंगे, देखते हैं क्या उसमें अनाउंसमेंट निकल कर आती है। क्या हो सकता है कंपनी के शेयर होल्डर्स के काम का होगा या नुपुर के काम का होगा? नुपुर दूसरा ज्यादा लग रहा है ऑप्शन। आपके काम चांसेस ज्यादा है कि मेरे काम का ज्यादा होगा। चलिए, संभावना वो ज्यादा है कोई मार्केटिंग का कोई ब्रांड का कोई इस तरह का स्ट्रेटेजिक टाई अप या कुछ वैसा होगा। बढ़िया, तो इस पर फोकस रहेगा। साथ ही यूरोपियन बाजारों पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगस्त महीने के रिटेल सेल्स आंकड़े ये आते हुए दिखेंगे और जो ईसीबी की पॉलिसी हुई थी उसके मिनट्स भी जारी होंगे। कल के दिन में इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया का आईपीओ बंद होगा। अब तक आई थिंक 3.5 गुना लगभग सब्सक्राइब हो चुका है ये। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से सितंबर महीने का जॉब्स डेटा यूएस के, साथ ही ईयू लीडर्स समिट है यूरोप के हिसाब से, और बैंक ऑफ इंग्लैंड के क्वार्टरली बुलेटिन भी आने वाले हैं यूके के एंगल से। तो अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूके के बाज़ारों के हिसाब से। और अंत में 8 अक्टूबर शनिवार अतुल ऑटो पर नज़र रखिए। यहाँ पर राइट्स इशू, प्रेफरेंशियल इशू या फिर क्यूआईपी के जरिए पूंजी जुटाने की विचार किया जाएगा। ये बोर्ड बैठक होने वाली है 8 तारीख को। और साथ ही अंबुजा सीमेंट्स इसकी ईजीएम भी होगी। ओके, तो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एंगल से भी देखें तो कई सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ सकती हैं, बट आज कौन सी खबरें आई हैं, कहां पर हो रहा है इंपैक्ट, आइए ये भी जाने नुपुर के साथ। गुड आफ्टरनून नुपुर, बताइए। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, जहाँ पे एटिस के साथ जेवी का कंपनी ने ऐलान किया है। इंडस्ट्रियल, लॉजिस्टिक और रियल एस्टेट के लिए करार किया गया, जहाँ पे कंपनी अपना प्रोजेक्ट विस्तार करने वाली है। एल&टी, जहाँ पे कंपनी को 1000 से 2500 करोड़ की रेंज में नए ऑर्डर्स मिले। बिल्डिंग और फैक्ट्री कारोबार के लिए ये ऑर्डर्स मिलते नजर आए। टाटा मोटर्स पे देखें तो मंथली अपडेट आता दिखा है। वहाँ पे सितंबर में जेएलआर यूके की जो बिक्री है वो 11% से इस बार कम होती नजर आई है। जगुआर की भी जो यूके में बिक्री है वहाँ भी 13.5% की गिरावट इस बार आती दिखी है। उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग Q2 अपडेट यहाँ पर है। जो लोन बुक है वो 44% से इस बार बढ़कर आई है। जो डिसबर्समेंट्स रहे Q2 में वो 56% से इस बार बढ़कर नजर आए पिछले साल के तुलना में। ब्लॉक डील से देखें तो आईटीसी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 42.5 लाख शेयर्स के कई सौदे इस काउंटर पे होते नजर आए। 10 लाख शेयर्स के सौदे हुए इस स्टॉक पर भी सुबह से। और इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहाँ पे करीबन 17 लाख शेयर्स के कई सौदे सुबह से होते नजर आए थे। ओके, बस इतनी खत्म। अच्छा क्या वो खबरें आना बंद होगी? सब अच्छी अच्छी खबरें लोग नवरात्रि के दिनों में अनाउंस करते हैं ना। हाँ। बुरी खबरें शादी के दिनों में, मतलब अच्छी खबरें शादी के दिनों में आती नहीं है। हाँ। फिर नवरात्रि के दिनों में अच्छी खबरें आती है। राइट। और जिन को अनाउंसमेंट जो भी करने थे कर दिए, अब शांति है थोड़े अब दिन, शांति है ना। अर्निंग्स तक अब तो अर्निंग्स, अब अर्निंग्स रिजल्ट कब से? 12 तारीख मंडे। हाँ, मंडे शाम को टीसीएस है ना, तो बराबर है, ठीक है। तो चलिए, नतीजों का रहेगा इंतजार। साइलेंट पीरियड पे काफ़ी लोग हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी साइलेंट होते नहीं है। बीच में कभी कभार मतलब ऐसे ही टाइम पास करने के लिए नोटा का इस्तेमाल कर लेते हैं। अदरवाइज हमेशा तैयार रहते हैं। कुणाल जी, राकेश जी और सुमित जी हमारे साथ तैयार है। और कल के विजयादशमी का खाना पीना पचाने के बाद जय ठक्कर आ चुके हैं और हिमांशु गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय, आज सुबह हमने आपको बहुत मिस किया, मतलब बहुत कुछ ज़्यादा ही मिस किया। आपने शो देखा है कि नहीं देखा?
नहीं अनिल जी, अनफॉर्चुनेटली देख नहीं पाया अनिल जी। सुबह एक दूसरे मीटिंग में गया था अनिल जी, तो ऑफिस ही 12:30 बजे ऑफिस रिटर्न हुआ। अच्छा, हमें ऐसा पता चला है कि दशहरे के दिन राजकोट में 2 करोड़ रुपए के गाठिया और जलेबी बिक गए। मतलब इतनी डिमांड थी। तो हम ये सोच रहे कि जय का कंट्रीब्यूशन कितना रहा वो जानने में हमारा इंटरेस्ट है। मुंबई में आपका कंट्रीब्यूशन क्या था? अनिल जी, बुधवार को गाठिया जलेबी तो था ही एकदम जबरदस्त, बट मंगलवार से ही चालू हो गया था अनिल जी। इवनिंग से अगर आप देखें तो इवनिंग से ही सेलिब्रेशन अनिल जी चालू हो गया था। वाह गजब, बहुत ही बढ़िया। होते उत्साह तो तभी मजा भी तब आता है। ये गाठिया है दीप। हाँ, और जो फाफड़ा जो होता है वो चपटा वाला, हाँ, जिसके लिए लाइन में लगे थे हेमांग, वो है फाफड़ा। हाँ, और ये जो लंबा वाला और पतला वाला ये गाठिया है। हाँ, तो ये है, एंजॉय कीजिए। अगर खा पाए तो बहुत बढ़िया, और आपको भी नेहा की तरह नहीं मिला, वापस रिटर्न आना पड़ा, तो फोटो देख के एंजॉय कीजिए। आपने खाया था ना जलेबी? खाई थी? हाँ खाई थी। हाँ, मतलब मैं तो फेस्टिवल में फिर डाइट नहीं, वो फिर भगवान के प्रसाद चढ़ा के थोड़ा सा वो प्रसाद कर, मतलब वो जय की तरह नहीं खा सकता मैं। मिठाई समझ के वैसा है थोड़ा सा। तो चलिए आइए, एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ तैयार है, और आइए पहला बिगुल। कुणाल जी राकेश जी तैयार है? अच्छा, जैन साहब भी आ गए। जैन साहब का भी स्वागत है। जैन साहब सुबह रेडियो पर थे, अब टीवी पर हैं, आ गए। तो जैन साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है। बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का आपके लिए, जी हाँ, कुणाल जी राकेश जी के लिए बिगुल। बताएं सर। अनिल जी, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है एसआरएफ के अंदर एक बड़ी करेक्शन देखने को मिली थी और स्टॉक ने एक बड़ी रिट्रेसमेंट 2850 से स्टॉक फिसलता हुआ 2470 रुपए तक आया था। अब एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, स्टॉक दोबारा से अप ट्रेंड को रिज्यूम कर रहा है। तो एसआरएफ पे खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बिल्कुल ओपन एंड शट ट्रेड है, यहाँ पर खरीदारी करके चलना है। एसआरएफ में आज के डे लो के आसपास, यानी कि 2550 का स्टॉप लॉस रख लें। एक पैटर्न बना है डेली चार्ट पर जिसको डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। बिल्कुल उसका परफेक्ट एग्जांपल चार्ट पर आपको दिखाई पड़ेगा। 2550 के स्टॉप लॉस से खरीद करें, ये स्टॉक 2800 तक जाएगा। पहला टारगेट जो है वो 2675 पर रख लें, इवेंचुअल टारगेट 2725 का। तो 2725 के टारगेट के लिए एसआरएफ में खरीदारी कराएं। ओके, एसआरएफ, इस पर रखनी है नजर। स्टॉक स्पाइक भी कर रहा है, और आई थिंक हिमांशु जी के भी रेडार पर ये काउंटर है, तो नजर रखिए, उनकी तरफ से भी रिकमेंडेशन आ रहा है। तो एसआरएफ इस समय के लिए एक बढ़िया मूवर आपको साबित होते हैं। हिमांशु जी भी ले लें, चार्ट ले लेते हैं, बिल्कुल। आइए हिमांशु जी बताएं सर, आपके क्या लेवल्स हैं एसआरएफ के लिए? गुड आफ्टरनून टू यू दीदी, गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी, बिल्कुल एसआरएफ में एक अच्छा रिवर्सल फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आया है, और बिल्कुल जैसा कुणाल जी ने कहा कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये स्टॉक में जो करेक्शन थी वो पूरी की है आज के सेशन में। जिस तरह से 2560 2570 के ऊपर ये स्टॉक निकला है, तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। 2700 तक के लेवल्स इवेंचुअली यहाँ पर 1 से 2 दिनों में आते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी बात राकेश जी और कुणाल जी ने ऑलरेडी बोल दी है, तो मेरी भी तरफ से यहाँ पर एक खरीदारी की सलाह है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी एसआरएफ। ये इस समय मूवमेंट के लिए हो रहा है तैयार, इस पर रखिए नजर। मूवमेंट में कुछ और काउंटर्स भी आ रहे हैं। भारत फोर्ज तो हम सुबह से बात कर ही रहे हैं, बट उसके चलते चलते मदरसन, संवर्धना मदरसन, इसमें भी आपने एक अच्छा मूव आते हुए देखा है। जय, जरा इसका चार्ट देखें। संवर्धना मदरसन 7% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर क्या चल रहा है, और अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे इसके लिए जय? बिल्कुल दीप देखिए, इसमें रिवर्सल तो आज बिल्कुल देखने मिला है अच्छा खासा। एंड जो हिसाब से 75 के लेवल्स को आज इसने क्लियर किया है दीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्दर आपको इसमें लगभग 86 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 86 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, और उतना तो शॉर्ट कवरिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको देखने मिल ही सकता है इसमें। एंड इंपॉर्टेंटली एक और चीज अगर आप देखें दीप, तो पैनिक सेलिंग हुई थी ये स्टॉक में लगभग 70 रुपए के आसपास, मतलब जबरदस्त वॉल्यूम्स वहां पे देखने मिले, और उसके बाद ये रिवर्सल आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 86 तक के लेवल्स डेफिनेटली आपको देखने मिल सकते हैं। ऑन द डाउन साइड अब इमीडिएटली 75 के लेवल्स जो है दैट वुड बी एक्टिंग एज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। ओके, तो संवर्धना मदरसन पर भी रखिए नजर, बट ऑटोज में बढ़िया जान आई हुई है, और
क्यों ऑटोज चल रहे हैं, थोड़ी देर में इसके बारे में भी आपको बताते हैं। इन पर्टिकुलर कुछ ऑटो काउंटर्स जहां पर आपको बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। यूनाइटेड ब्रूअरीज, ये काउंटर भी अच्छे मूव दिखा रहा है, वापस कंजम्पशन नेम्स में फोकस आ रहा है, 2% ऊपर है यूनाइटेड ब्रूअरीज इस समय। सुमित जी जरा देखें सर यूनाइटेड ब्रूअरीज का चार्ट, अब इसमें अगली क्या मूव आनी चाहिए? दीपांशु, यूबीएल के अंदर तेजी का मूव ही आएगा। स्टॉक के अंदर रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक हुए हैं, मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेक है। आज स्टॉक के अंदर ऊपर में अगर क्लोजिंग 1740 के ऊपर देखने को मिल जाती है, 1740 स्पॉट लेवल्स, तो फिर स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में एक बढ़िया मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर यूबीएल के अंदर ऊपर में 1780 से लेकर 1800 रुपए तक के लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, और हो सकता है 1800 के लेवल भी क्रॉस हो जाए। तो स्टॉक में पोजीशंस होल्ड करके चले, डिप्स में खरीदारी करें। 1740 के ऊपर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ यूबीएल में देखने को मिलेगा। ओके, तो यूबीएल यूनाइटेड ब्रूअरीज इस पर रखिए नजर, एक्शन में आ रहा है। इस बीच रुपए पर एक बार रखिए नजर, 34 पैसे कमजोर हो गया रुपया। अब सुबह स्टेबल खुला था, पर वहां से हम देख रहे हैं लगातार आपको धीरे धीरे गिरते हुए दिख रहा है। वापस 81, 85, 86 लेवल इस समय आपको रुपए में आते हुए दिख जाएगा। तो दिन के निचले स्तर पर रुपया इस समय ट्रेड कर रहा है, इस पर भी एक बार रखिएगा नजर। जैन साहब भी हमारे साथ तैयार, और जैन साहब से ऑटोज पर हमें बात करनी है, पर्टिकुलरली कुछ ऑटो काउंटर जो उनके रेडार पर हों। आइए उससे पहले एक बार जान लेते हैं कि दशहरा और यूजुअली हम देखते हैं बढ़िया सेल्स रहती हैं। आज अनिल जी बता भी रहे थे, राजकोट जैसे शहर में भी हमने एक बड़ा आंकड़ा आते हुए देखा है, सिर्फ एक ही दिन में 1600 गाड़ियां बिकी हैं। बट अदरवाइज कैसा रहा है ऑटो सेल्स का ट्रेंड फेस्टिव सीजन में, दशहरे के दिन? आइए कुशल है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। कुशल, दमदार आंकड़े रहे सेल्स के? शानदार रहे हैं दीप। इनफैक्ट 1,75,000 गाड़ियों का ये अनुमान है। ये नंबर ऑफ कार्स हैं जो बिकी हैं इन 10 दिनों में। इनफैक्ट यहाँ पर FY22 का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो ये केवल 80,000 यूनिट्स का था, तो अपने आप में ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर इन 10 दिनों में ये गाड़ियाँ बिकती हुई नजर आई है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ती हुई दिखी है, और साथ ही RBI ने जो ब्याज दरें बढ़ाई हैं, उसके बावजूद भी, यानी कि महंगे ऑटो लोन्स के बावजूद भी, यहाँ पर कंज्यूमर डिमांड कहीं भी कम होती हुई नहीं नजर आ रही है। और यही नहीं, आप देखिए ओला इलेक्ट्रिक का जो S1 स्कूटर है, वहां पर भी बिक्री काफी शानदार रही है। इनफैक्ट 4x की ग्रोथ इधर देखने को मिली है, और हर मिनट यहां पर ये आर्टिकल्स आए हुए थे कि एक स्कूटर बिकता हुआ नजर आया है। तो डेफिनेटली डिमांड बहुत ही ज्यादा। एक मिनट में एक कौन सा, इलेक्ट्रिक वाला या इलेक्ट्रिक वाला? अच्छा, ओला इलेक्ट्रिक। अच्छा, तो ये बहुत सरप्राइजिंग था और काफी इंटरेस्टिंग है ये। एक मिनट में। और ये सब ऑनलाइन बिक रहे थे कि? हाँ, ओला के स्कूटर ऑनलाइन ही बिकते हैं? ऑनलाइन बुकिंग्स होती है, बिना देखे ले लेते लोग। यही तो समझ में नहीं आ रहा कैसे ले रहे हैं बिना देखे। तो पता लुक एंड फील, कलर, मतलब ऑटोज के लिए तो एक बार तो टेस्ट ड्राइव देखना तो नहीं रहा पहले वाला फिएट और एम्बेसडर वाला कि कलर भी मिलना भी, मॉडल भी सेम, कलर भी सेम, सीट भी सेम, सब कुछ सेम, कभी कुछ बदल रहा। आजकल तो मतलब हर गाड़ी के 50 तरह के वेरिएंट अलग होते हैं। सर करेक्ट, विद इन दैट उस भी फिर भी लोग मॉडिफिकेशन ऑनलाइन आंख बंद करके खरीदे, मतलब आई मीन सॉरी, नॉट आंख बंद करके, मतलब बिना एक्सपीरियंस के। हाँ, मतलब एक्सपीरियंस सेंटर सर है अलग अलग जगह इनके खोले हुए हैं, बट ऐसा नहीं है कि प्रॉपर शॉप्स, शोरूम बोलो बुरा मान जाएंगे। और इसके साथ साथ मारुति की भी हम बात करें अगर, तो पिछले 2 सालों में सबसे अच्छे आंकड़े इनके भी दर्ज होते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट नवरात्रि के दौरान ही जो कार्स डिलीवरी इनकी तरफ से हुई है FY23 में, अभी ये वाले जो 10 दिन के दौरान है, ये 81,000 गाड़ियां इन्होंने डिलीवर की हैं, और ये आंकड़ा FY20 में लगभग 65,000 यूनिट्स का था। तो प्री कोविड भी आप स्पेसिफिकली 65,000 एंड 81,000 के बीच में डिफरेंस क्लियर कट देख सकते हैं। तो यहाँ पर रुझान काफ़ी अच्छा है, दोनों ही 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को लेकर। तो दोनों 2 व्हीलर 4 व्हीलर को लेकर बढ़िया सेल्स रही हैं। जैन साहब, मालूम था अच्छी सेल्स रही हैं, बट जिस तरह की दमदार बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं थ्रू आउट फेस्टिव सीजन, सर क्या व्यू बनता है? क्योंकि ऑटोज में ऑलरेडी तेजी आ गई, तो यहाँ से क्या व्यू बनता है और आपकी नजर कहाँ पर है सर? नहीं, बिल्कुल देखिए, ऑटो इंसिनरी पे तो पिछले कुछ दिनों में जितने भी शोज हुए हैं, सब में मैंने बहुत सारे स्टॉक्स दिए। इनफैक्ट रिसेंटली जो रिकमेंडेड है जैन साहब के जेम्स में, या इसमें भी तो गैब्रियल मैंने किया था, या महिंद्रा CI किया था, अभी 2-4-5 दिन पहले की बात है। इंड्योरेंस किया, मेनन पिस्टन किया, मेनन बेरिंग्स है, मतलब काफी लंबी लिस्ट है ऑटो इंसिनरीज में। तो मैं बहुत सारे स्टॉक्स पहले भी रिकमेंड, और शारदा मोटर्स इनफैक्ट बहुत, उसमें भी मैं काफी पॉजिटिव हूँ और काफी बुलिश हूँ। और मारुति के जो नंबर्स हैं, मुझे लगता है अभी भी और बाकी है, मतलब अशोक लेलैंड, मारुति, M&M, ये तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। TVS मोटर्स, आई एम वेरी बुलिश स्टिल। और मुझे लगता है जिस तरीके के जो मंथली आंकड़े आ रहे हैं वो तो गजब है ही है। और फेस्टिव डिमांड में जो कंजम्पशन, मतलब जो फिगर्स आ रहे हैं, और जो रूरल इंडिया में, इनफैक्ट अनिल जी को परसों सुन रहा था
ये भारत की डिमांड है, रूरल इंडिया की डिमांड और गजब की होने वाली है। भले ही रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट बढ़े हो, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़े हो, मगर मुझे लगता है कि और आगे भी आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगा। तो बिल्कुल बुलिश है। जिस तरीके के नंबर्स है, एडवांस बुकिंग्स है, मतलब गाड़ियां की जो वेटिंग लिस्ट है वो बहुत बड़ी है, तो इनके हाथ में एक तरीके से इनकी जो ऑर्डर बुक पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि ये चीज कंटिन्यू रहनी चाहिए। ओके, तो कंटिन्यू रहनी चाहिए, ये इंटरेस्टिंग बात है जैन साहब की तरफ से। हालांकि ऑलरेडी एक अच्छी तेजी बन चुकी है, बट जिस तरह का बिक्री का ट्रेंड आ रहा है ये एक्शन आगे भी बरकरार रहेगा और ऑटोज में तो आप बढ़िया तेजी बन ही रहे हैं। इनफैक्ट आज भी अगर आप देखें सारे के सारे ऑटो काउंटर्स में आपने सुबह एटलीस्ट एक बढ़िया एक्शन बनते हुए देखा था और टीवीएस मोटर्स यहाँ पर अच्छी खरीदारी आपको अभी भी दिख रही है। इनफैक्ट 3.5% ऊपर है, जैसा कुशल बता रहे थे। डेज हाई पर टीवीएस मोटर ट्रेड कर रहा है, बिक्री भी अच्छी रही है इन कंपनीज की। हिमांशु जी, टीवीएस मोटर्स का चार्ट देखें सर, 1072 के लेवल पर क्या रहा है इस चार्ट पर और अगला लेवल क्या निकल कर आता है? दीपांशु, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट सेटअप है, स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट थोड़ा सा बाजार में पिछले आधे घंटे से थोड़ा दबाव देखने को मिला है, उसके चलते यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन टीवीएस मोटर्स में भी आता हुआ नजर आया। नहीं तो मेरा ऐसा मानना था कि आज के ही सेशन में ये स्टॉक 1100 रुपए की तरफ जाने का अटेम्प्ट करता हुआ नजर आ सकता था। एनी हाउ मुझे लगता है कि 1055 1060 ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स हैं, जहां तक अगर कोई डिप आता है तो खरीदारी करके चलें। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत नियर टर्म में ये स्टॉक वापस से 1100 रुपए के पार यानी कि नए हाइस की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है और डिप पर खरीदारी करके चलने की ही सलाह है। डिप में करें खरीदारी, ये राय है आपके लिए टीवीएस मोटर्स पर और बाकी ऑटो स्टॉक्स पर इस वक्त आती हुई दिख रही है। तो थोड़े थोड़े कुछ संकेत कमजोरी के बने हैं, जैसे रुपया आप बता रहे थे एक दिन के लो पॉइंट पर आया है, जैसे कि आप बता रहे थे डाउ फ्यूचर्स अब 90 पॉइंट थोड़ा नीचे आया और इसी वजह से थोड़ा निफ्टी भी 17,350 पर निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। ये भी दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास इस वक्त आपको नजर आएगा और मेरे भी डेटा तैयार होते हुए दिख रहे हैं और थोड़ी देर में मैं बताऊंगा भी। आपने वो जो बाय जोन बता दी ना निफ्टी की, लग रहा है शायद उसका एक अटेम्प्ट कर रहा है निफ्टी नीचे आने की। हाँ, 325-275 25 पॉइंट दूर है उस जोन को एंटर करने के लिए। चलिए ठीक है, थोड़ी देर में अनिल जी से भी उनका डेटा लेते हैं और समझते हैं बाजार आपको क्या डायरेक्शन दे रहा है और कहाँ जाना है। ग्रैन्यूल्स पर एक बार बंसी जी की राय लेते हैं। बंसी जी, अच्छी तेजी के बाद ग्रैन्यूल्स इनफैक्ट आज पूरा फार्मा कंसोलिडेट कर रहा है। 350 पर ग्रैन्यूल्स वापस एंट्री के लेवल हैं सर, या थोड़ा गिरने दें से और? नहीं दीपांशु, लगता नहीं कि ज्यादा करेक्शन आएगी। 349 के अराउंड चल रहा है, तो 345 और 350 के बीच में खरीदारी की राय है। ये स्टॉक 400 की तरफ जा रहा है, तो इन स्तरों पर खरीदना चाहिए ग्रैन्यूल्स को। ओके, तो जाएगा 400 की तरफ, इन लेवल्स पर दोबारा खरीदारी की राय आ सकती है। बट ग्रैन्यूल्स, बायोकॉन, लुपिन, डिवीज, इप्का, ग्लेनमार्क, ये सारे के सारे आपको आज फिसलते हुए दिख रहे हैं। तो आज थोड़ा रोटेशन का दिन है, थोड़ा फार्मा रिसेंटली जो आउट परफॉर्मर था उसमें आप कमजोरी आते हुए देख रहे हैं और यहाँ से आपको गिरावट भी बढ़ती हुई दिख रही है। एयरटेल ये भी थोड़ा फिसला है। सुमित जी, एयरटेल पर जरा नजर डालें क्योंकि हमने रिसेंटली देखा रिकॉर्ड हाइज बने थे, वहां से थोड़ा गिरकर आया, 790 के लेवल आया एयरटेल पर। यहाँ पर क्या करना है सुमित जी, थोड़ा और गिरावट देखते हैं या फिर वापस एंट्री का लेवल आ रहा है इस पे? दिवांशु, लाइफ टाइम हाई लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है भारतीय एयरटेल के अंदर। तो मेरे को ऐसा लग रहा है शायद छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग अगर और आता है 10-15 रुपए का, तो लोअर लेवल्स पे भारतीय एयरटेल में खरीदारी करनी चाहिए। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक का ऊपर में 810 का इमीडिएट हडल बनेगा, 810 और 815 ये इमीडिएट हडल और रेजिस्टेंस है। ये लेवल टूटने के बाद नया मूव स्टार्ट होगा, जिसके अंदर 850 रुपए से लेकर 875 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में भारतीय एयरटेल में पोजिशनल तौर पर देखने को मिलेंगे। 785 780 के पास अगर कोई भी डिप आता है तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। आने वाले दिनों में एक अच्छा ऊपर का मूव भी देखने को मिलना चाहिए भारतीय एयरटेल के अंदर। ओके, तो भारतीय एयरटेल अच्छे मूव दिखा सकता है। थोड़ा कंसोलिडेशन है, करेक्शन का वक्त आ गया है, परेशान मत होइए, वापस आपको एंट्री भी मिलेगी। इस बीच थोड़ा जो कमजोरी आ रही है ग्लोबल मार्केट्स की तरफ से, उसका भी इम्पैक्ट हमारे इंडेक्स पर दिख रहा है। और आज का वायदा कारोबार का टॉप लूजर ये तो है आपके लिए गोदरेज कंज्यूमर। सुबह से ही कमजोर है, एक बार भी रिकवरी अटेम्प्ट भी नहीं करी, आई भी नहीं इस काउंटर में। लगातार दूसरी एफएमसीजी ऐसी कंपनी ऐसी है जिसकी तरफ से अपडेट्स पर बाजार ने नेगेटिव रिएक्शन दिया है। तो क्या ऐसे थे अपडेट्स और क्यों बाजार नेगेटिव है गोदरेज कंज्यूमर पर, आइए समझते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए, ऐसा क्या खराब दिखा बाजार को? तो दीप, जैसे कि आप कह रहे हैं कि लगातार दूसरी एफएमसीजी कंपनी है जिसके अपडेट के बाद गिरावट देखने मिले, लेकिन पहली ऐसी एफएमसीजी कंपनी जो कह रही है कि वॉल्यूम में डीग्रोथ होगी। और अगर आप साफ तरीके से बोल दे कि मेरे वॉल्यूम में डीग्रोथ होने वाली है, यानी कि वॉल्यूम गिरने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है स्टॉक प्राइस में गिरावट होगी ही। इन्होंने अपना Q2 का जो अपडेट दिया है उसमें कहा है कि हमारे वॉल्यूम जो है उसमें सिंगल डिजिट के आसपास की आपको गिरावट देखने मिलेगी। नो डाउट
जो ओवरऑल सेल्स ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट में रह सकती है, यानी कि जो भी ग्रोथ इनकी आने वाली है वो दरअसल प्राइसिंग लेड ग्रोथ आने वाली है। आप देखिए मैरिको ने जो अपडेट दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि सिंगल डिजिट की वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी। अगर ये भी कह देते कि हमारी वॉल्यूम ग्रोथ पॉजिटिव होगी तो भी शायद मार्केट इसको इतना नेगेटिव नहीं लेता। इसके अलावा काफ़ी सारी और बातें इन्होंने कही है, जैसे कि कहा है कि ग्रामीण मार्केट जो है उसमें ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो रही है अर्बन के मुकाबले। नो डाउट पिछले 3-4 क्वार्टर से लगातार एफएमसीजी कंपनीज यही कह रही है। हेयर केयर में 5% के आसपास की ग्रोथ का अनुमान है। इंडोनेशिया का जो कारोबार है उसमें डबल डिजिट कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है उसमें गिरावट का अनुमान लगा रहे हैं, यानी कि इंडोनेशिया का कारोबार जो है वो काफ़ी हद तक खराब रहेगा। अफ्रीका में ग्रोथ जो है मेंटेन रहेगी 12 से 13% के आसपास की। प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर कहीं ना कहीं चिंता है। एबिटा में कह रहे हैं कि इस बार 14 से 15% के आसपास की गिरावट होगी। इंडोनेशिया में कमजोरी और बढ़ते लागत का असर जो है वो कहीं ना कहीं इस कंपनी के मार्जिन्स में पड़ने वाला है, ये कंपनी का साफ कहना है। साल की दूसरी छमाही में नो डाउट कंजम्पशन जो है उसमें सुधार होगा, लेकिन ये क्वार्टर जो है उसमें इस कंपनी को काफ़ी दिक्कतें हो सकती है। एक तो इंडोनेशिया का कारोबार कंपनी का खराब परफॉर्म कर रहा है, दूसरा आपको यहाँ पे जो घरेलू कारोबार है वहाँ पे भी वॉल्यूम डिग्रोथ हो रही है। और ये उसके बाद है जब पाम ऑयल की कीमतें जो है वो इस क्वार्टर में लगातार गिरी है। आपको पता होगा कि इस कंपनी के कुल रेवेन्यूज जो है उसमें काफ़ी हद तक सोप कारोबार से आता है, जहाँ पे पाम ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके लिए शायद ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि अगले क्वार्टर में आपको उसका इम्पैक्ट देखने मिले, लेकिन ये क्वार्टर जो है वो कंपनी का काफ़ी हद तक कमज़ोर रहने वाला है। और इनफैक्ट मैं यूनिलीवर की भी जो कमेंट्स आए थे वो पढ़ रहा था, जो कि कह रहे थे कि एचयूएल का इंडिया में कारोबार काफ़ी अच्छा हुआ है और वहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ होगी। अगर एचयूएल वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर कर सकता है तो क्यों गोदरेज कंज्यूमर में वॉल्यूम डीग्रोथ हो रही है, ये शायद मार्केट को पसंद नहीं आया। इसके लिए आप देख रहे हैं स्टॉक की पिटाई हो रही है। वॉल्यूम डी ग्रोथ, ये जो कमेंट्री आई है ये बाजार को पसंद नहीं आ रही, वो भी ऐसे समय जब हम देख रहे हैं कि अदरवाइज कंजम्पशन से कोई परेशानी नहीं है। रिकॉर्ड बिक्री हो रही है ऑटोज की, रिकॉर्ड बिक्री हो रही है रियल एस्टेट की, ज्वेलरी स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है, फैशन और बाकी रिटेल स्टॉक्स में अच्छा एक्शन है। तो जैन साहब एफएमसीजी के लिए क्या खराब जा रहा है कि बाकी अक्रॉस कंजम्पशन तो ठीक है, एफएमसीजी में क्या परेशानी है सर? नहीं, एफएमसीजी में परेशानी नहीं है। इनफैक्ट 10-5 दिन पहले अगर हम बात करें तो हम डिफेंसिव्स की बातें कर रहे थे और उस टाइम पे भी देखिए मैरिकोज ऑफ द वर्ल्ड, डाबर्स, ये सब बढ़िया लग रहे थे। और एचयूएल, आईटीसी, मुझे नहीं लगता है, वरुण बेवरेजेस, ये सब बढ़िया ही कर रहे हैं। ठीक है, एक बार कोई टेम्पररी वो हो सकता है गोदरेज कंज्यूमर के लिए भी, बट मुझे भी ऐसा लगता है कि ये ओवरडन हो चुका है प्राइस में और ऊपर के लेवल से करेक्ट हो चुका है। और टेक्निकली भी वीक हुआ वो बात अलग है, बट वैल्यूएशन के लिहाज से एज कम्पेयर टू अदर्स मुझे बहुत ज्यादा महंगा नहीं लग रहा है। बट स्टिल आई विल गो विद आईटीसी। मुझे अब आईटीसी बहुत बढ़िया वापस से लगने लगा। 200 के लेवल से तो रेकमेंड कर ही रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी डीमर्जर या ये सब की न्यूज आती है तो बहुत बड़ा इसमें माहौल बन सकता है वापस से। सो आईटीसी एंड दूसरा एचयूएल वापस से ठीक लगता है, और मैरिको पे ध्यान दें। सो ओवरऑल आई एम बुलिश ऑन एफएमसीजी। मुझे लगता है जो भारत की स्टोरी है, कंजम्पशन की स्टोरी है, और जो रूरल इंडिया में जो डिमांड आ रही है, उन सब का वापस से फायदा इनको मिलेगा। और ये पोर्टफोलियो में होना तो अनिवार्य है ही है एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑल्सो। ओके, तो चलिए ये है राय आपके लिए एफएमसीजी शेयरों पर जैन साहब की तरफ से। श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, उनसे भी करेंगे मुलाकात। लेकिन उससे पहले आ रही है आपके लिए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। तरुण शर्मा की तरफ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त नई दिल्ली से, और डाइवेस्टमेंट को लेकर कुछ बड़ी खबर लेकर आए हैं। तरुण, बताइए क्या है खबर आपके पास? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा कि एनएमडीसी का जो स्टील प्लांट है नागरनार, उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने रिटर्न मंजूरी दे दी। 28 अगस्त को जब हियरिंग हुई थी तो एक ऑब्जर्वेशन लेटर इशू किया गया था, और आज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसको लिखित के अंदर ऑर्डर दे दिया है। अब इस लिखित ऑर्डर को कंपनी को भेजा जाएगा, और उस कंपनी उसके बाद 45 दिन के अंतराल के अंदर एक डीमर्जर जो स्टॉक होगा उसको ट्रेड हो पाएगा 45 दिन के बाद। तो जो एक डीमर्जर का जो लास्ट प्रोसेस था वो आज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने पूरा कर लिया है, और इस प्रोसेस के बाद ही अब डाइवेस्टमेंट की राह खुल पाएगी। आगे आने वाले समय में कंपनीज स्टील प्लांट के लिए बिड कर पाएंगी, फाइनेंशियल बिड मंगाई जाएंगी। लेकिन ये एक प्रोसेस होता है कि जो डीमर्जर का प्रोसेस होता है उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने पूरा कर लिया, और कंपनी को भी रिटर्न के अंदर अप्रूवल जो है वो भेज दिया। एक तरीके का प्रॉपर ऑर्डर जो होता है, जिस तरीके से कोर्ट के अंदर जब आपका कंपनी डीमर्ज होती है तो कोर्ट जिस तरीके से ऑर्डर करता है, उसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी पीएसयू कंपनीज के डीमर्जर को या मर्जर्स को ऑर्डर के तौर पर पूरा करता है।
उस ऑर्डर को आज शाम तक कंपनी को भेज दिया जाएगा और उसके बाद ये प्रोसेस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से पूरी हो जाएगी। और उसके बाद जो दूसरा लेग रहेगा वो ये रहेगा कि 45 दिन का समय होगा और उस 45 दिन के अंदर के बाद जो डीमर्जर स्टॉक होगा, जो वैल्यू NMDC में से जो स्टील प्लांट की थी उसको डाइवर्स्ट करके जो स्टॉक होगा वो लिस्ट कराया जाएगा और उसके बाद फाइनेंशियल बिड मंगाई जाएगी। तो अब जो स्टील प्लांट का डाइवेस्टमेंट की राह खुल गई है। और जिस तरीके से हमने पहले बताया था कि NMDC के स्टील प्लांट के लिए कई सारे मतलब जो भी स्टील, चाहे वो JSW हो, आरसेल मित्तल हो, पॉस्को हो, वो सभी इंटरेस्टेड हैं क्योंकि इनकी जो लोकेशन है स्टील प्लांट की वो काफ़ी अच्छी है और इस वजह से सारे स्टील प्लांट इसमें बिड लगा सकते हैं और 17 से 18 हज़ार करोड़ के आसपास का डाइवेस्टमेंट वैल्यू इस प्लांट से मिल सकती है। NMDC बढ़िया वैल्यू है सर, आपके तो कन्विक्शन में था ही 100%। तो काफी टाइम से कह रहे हैं अगर इसका डीमर्जर हो जाता है जैसा कि उम्मीद की जा रही है, जिस तरफ सरकार तेजी से बढ़ रही है। अब प्रॉब्लम एक ही है कि डीमर्जर कब होता है और कई बार ये कि होता है या नहीं होता है, क्योंकि कोशिश तो सरकार काफ़ी चीज़ों की करती है, लेकिन इस बार लग रहा है कि सक्सेसफुल होनी चाहिए। अगर ये डीमर्जर होता है तो ये भाव इसका 250 से 200 रुपये होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए वो मैं समझाता हूँ आपको। 38,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, 8,000 करोड़ कैश पड़ा है कंपनी के पास, बचा 30,000 करोड़। 20,000 करोड़ के आसपास जाएगा आपका नागरनार प्लांट, बचा 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे आपका NMDC 2 के PE मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। इससे सस्ता और क्या इससे सस्ता क्या मिल सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जाहिर सी बात है जो ये प्लांट बेचेंगे 20,000 करोड़ आएगा, 8,000 करोड़ कैश है और जो कोर बिजनेस बिकने वाला है जिसके लिए तरुण कह रहे हैं कि सबका इंटरेस्ट है, पॉस्को का इंटरेस्ट है, जिंदल का इंटरेस्ट है, बाकी 5 नाम और उन्होंने गिना दिए है ना, सबका इंटरेस्ट, सब बड़े प्लेयर्स हैं। उससे पहले क्या करेगी सरकार कैश का? डिविडेंड करेक्ट। कैश तो चाहिए सरकार को भी चाहिए और जो खरीद रहा है उसको कैश से कोई मतलब है नहीं, तो वो डिविडेंड आना ही आना है फिर। तो आई थिंक उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये मतलब नो ब्रेनर है। एक ही रिस्क रहती है इसमें और वो रिस्क रहती है कमोडिटी स्टॉक्स जो ग्लोबली थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन वो भी रिस्क इसके लिए काफ़ी कम है क्योंकि वैल्यू है। सिर्फ रिस्क ये कि किसी भी रीजन से अगर डाइवेस्टमेंट लेट हो जाए, अच्छा डाइवेस्टमेंट लेट होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन अब चूंकि अप्रूवल आ चुकी है तो डीमर्जर तो होना पक्का ही है। 45 दिनों में डीमर्जर होकर आपकी कंपनी लिस्ट हो जाएगी। सो कम से कम आपकी वैल्यू अनलॉकिंग वाला 80% काम तो हो गया एक तरह से। करेक्ट। अब बिकना ही बाकी है, राइट। सो आई थिंक ये उस हिसाब से NMDC के लिए ये बहुत पॉजिटिव है। और हमने तो 14 सितंबर को भी हमने दिया था एक 128 मेरा 158 का टारगेट है, 145 और 158 का टारगेट अगले 2 महीनों के लिए। वो टारगेट इंटैक्ट है दीप, मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए इस स्टॉक को। थोड़ा सा डिलीवरी लेके आप छोड़ दीजिए, अगर समझिए 150 160 भी होता है तो आपके लिए 15 से 20% के रिटर्न 2 महीने में आ जाते हैं शांति से। बढ़िया बेस्ट अच्छी क्वालिटी अच्छी गवर्नेंस वाला स्टॉक है, यहाँ पेरेंटेज को लेके कोई इशू नहीं है, वैल्यू आपकी है ही, आज नहीं तो कल अनलॉक होगी। सो आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव है NMDC के लिए जो डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। और फाइनल एक अप्रूवल आ गई है अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से, तो अब इसके नागरनार प्लांट को डीमर्ज होने से कोई रोक नहीं सकता। ये हो गया मतलब। हाँ, लंबे समय से हम लगातार इस पर स्टोरीज कर भी रहते हैं, होगा फाइनली हो गया बिल्कुल। ये आइए NMDC के चार्ट्स पर एक बार राय ली जाए सुमित जी से। सुमित जी चार्ट्स देखिए, आपका हमेशा फेवरेट रहा है, बताएं सर। अनिल जी कल यानी परसों के ट्रेडिंग सेशन में भी इसमें बाय का व्यू दिया था। NMDC के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चल रहा है। ये 200 DMA के पास एग्जैक्ट ट्रेड कर रहा है 133 के आसपास। 200 DMA लेवल के ऊपर जैसे ही इसमें स्पॉट लेवल्स पे क्लोजिंग देखने को मिलेगा तो NMDC आने वाले हफ्ते 10 दिन और 1-2 महीने के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाएगा। 133 के ऊपर क्लोजिंग मिलने का मतलब होता है कि स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर में 140 रुपए से लेके 145 रुपए ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे और पोजीशन टारगेट ऊपर में 160 रुपए तक के लेवल NMDC में देखने को मिलेंगे। मेरे हिसाब से जिन्होंने भी पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें, कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें। 145 और 160 ये 2 लेवल जल्दी ही आने वाले दिनों में NMDC में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। ओके तो ये है आपके लिए NMDC पर आए और सेठी साहब भी हमारे साथ हैं तैयार। सेठी साहब की भी रिकमेंडेशन लिस्ट में हमेशा आए। सेठी साहब जो खबरें आ रही हैं कि फाइनल अप्रूवल आ गई है इनके डीमर्जर को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से, बताएं क्या है आपकी प्रतिक्रिया? एक दमदार स्टॉक है, बाकी ठीक है आयरन ओर के प्राइसेस घट गए थे तो स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आई, बट ये जो डीमर्जर हो रहा है उससे जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी और जो आपका पॉइंट था कि जो कैश है वो भी एक डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, मुझे लगता है ये अभी भी यहाँ से एक अच्छे अपसाइड के लिए तैयार है और इस स्टॉक में जिन्होंने लिया हुआ उनको तो बने ही रहना है।
बाकी कोई दिन बाजार खराब होते हैं और स्टॉक में गिरावट आती है तो बिल्कुल खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। मुझे लगता है ये जब तक ये डीमर्जर मटेरियलाइज होगा इस स्टॉक का भाव ₹250 तक हो सकता है। ओके, ₹250 तक होने की संभावना है डीमर्जर होने तक, यानी कि 45-50 दिन का, 2 महीने का आप ब्रॉडली इन्वेस्टमेंट होराइजन मान कर चले। आइए सेठी साहब जुड़ चुके हैं, बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सेठी साहब, क्या है आज इरादा? अनिल जी, 2 स्टॉक कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है, बट उसके पहले अनिल जी एक अपडेट देना है कि बाजार में जो तेजी चल रही है, धुआंधार तेजी, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। आज सुबह मैंने भारत फोर्ज, मेरी पिक ऑफ द डे था, ₹707 के लेवल्स पे आज का एफएनओ में टॉप गेनर है वो भारत फोर्ज है। फिर कल छुट्टी थी, परसों परसिस्टेंट सिस्टम्स भी रिकमेंड किया था 3285 के लेवल पे। आज अभी वो 3550 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। और परसों ही एक स्पेशल शो था, मंदी विनाशक शेयर करके, दशहरा के उपलक्ष्य में एक स्पेशल शो था। वहां पे मैंने प्राज इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे रिकमेंड किया था 415 के लेवल पे। वो आज 454 के हाईज लगाए हैं। और भी अनिल जी लिस्ट लंबी है एक्चुअली। पिछले ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को मैं था नहीं, फ्राइडे को जो स्टॉक्स रिकमेंड किए, जैसे एपीएल अपोलो है, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, किर्लोस्कर फेरेस, सब में 10-10% की तेजी हो गई है इन द लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन। बढ़िया, बधाई हो सर। एक के बाद एक सारे स्टॉक्स अच्छी मजबूती में आपके ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अब बताएं सर, आज के लिए कौन से स्टॉक्स चुने आपने? अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है कैश मार्केट से, स्टॉक का नाम है आरसीएफ, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, जो अभी 96 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। पहले टारगेट बोलता हूँ, शॉर्ट टर्म टारगेट 107 और स्टॉप लॉस 92। ये एक एग्री फोकस स्टॉक है, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स के सेक्टर में है। और उज्ज्वला नाम का इनका यूरिया का ब्रांड है और सुफला नाम का इनका फर्टिलाइजर का ब्रांड है। रूरल इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है इनके ब्रांड्स। और यहाँ से बजट तक अगर कोई 2-3 सेक्टर जो बिल्कुल तेजी में रहने चाहिए, उनमें एक फर्टिलाइजर डेफिनेटली है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैं कई बार बात करता हूँ। तो फर्टिलाइजर सेक्टर से ये मैंने स्टॉक को पिक किया है। और जैसे हम देख रहे हैं, यूरोप में फर्टिलाइजर प्लांट्स काफी बंद हुए हैं, वहां पे गैस प्राइसेस बढ़े हुए हैं या एकदम आसमान छू रहे हैं, तो उसकी वजह से फर्टिलाइजर प्लांट्स बंद है। तो दुनिया भर में फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स की किल्लत है। और फिर इनके पास वैल्यूएशन का एक बड़ा ट्रिगर है। इनके पास 800 एकड़ जमीन है मुंबई में, जिनमें से कुछ जमीन इन्होंने एमएमआरडी और ईस्टर्न फ्रीवे को दे दी, बीएमसी को दे दी फॉर ईस्टर्न फ्रीवे। तो उसमें इनको टीडीआर भी मिला है। तो वो सब जो भी वैल्यू देखेंगे तो उसकी वैल्यू आती है 10,000 करोड़। बाकी कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 5,500 करोड़ के आसपास ही है। तो इस सबको देखते हुए बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। डिविडेंड यील्ड है 4% की, पिछले साल कुछ ₹4.30 का डिविडेंड दिया है। जून क्वार्टर बहुत ही अच्छा था, 295 करोड़ का पैट वर्सेस 212 करोड़ लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में। मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल हाल ही में भी अच्छी तेजी करके वापस से करेक्ट हुआ है, बट मुझे लगता है चलने को बिल्कुल तैयार है। तो इसमें टारगेट है ₹107 का, स्टॉप लॉस रखना है ₹92 का। ओके, तो ये है आपके लिए राय आरसीएफ में खरीदारी करने की। आज सुबह सुबह मोदी जी की तरफ से भी आरसीएफ में ही खरीदारी करने का माहौल बनता हुआ दिखा था 10 की कमाई के शेयर के तौर पर। बताएं सेठ साहब, आज की दूसरी पिक? दूसरी पिक अनिल जी शुगर स्पेस से है। आज ये सेक्टर बिल्कुल तेजी में है और स्टॉक का नाम है द्वारिकेश शुगर, जो अभी 98 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। ये भी आज देख रहे हैं कि शुगर जितने भी स्टॉक्स है सब अच्छा कर रहे हैं। एक तो हो सकता है ये जो एक्सपोर्ट के नंबर्स आए शुगर एक्सपोर्ट्स के, वो काफी एनकरेजिंग है। और उसको देखते हुए मुझे लगता है जो शुगर एक्सपोर्ट की लिमिट है सरकार उसको बढ़ा सकती है, तो उसका एक फायदा दिखना चाहिए। बाकी अनिल जी, हम फेस्टिव सीजन में चल रहे हैं। नवरात्रि अभी गई, आने वाले दिनों में दिवाली, फिर क्रिसमस, फिर न्यू ईयर। तो इस दौरान जो मिठाइयों की डिमांड रहती है, केक्स की डिमांड रहती है, तो शुगर का कंजम्पशन बढ़ता है। तो उस लिहाज से शुगर की डिमांड अच्छी रहती है और प्राइसेस भी अच्छे रहते हैं। बाकी यूरोप में भी जो हीट वेव आई है उसके कारण से शुगर केन क्रॉप खराब हुई है, तो उसका फायदा इंटरनेशनली मिल रहा है। और जो एथेनॉल की स्टोरी है वो इंटैक्ट है। जो सरकार का टारगेट है उसके अंतर्गत आने वाले 5 साल में 750 करोड़ लीटर एक्स्ट्रा एथेनॉल की रिक्वायरमेंट रहेगी। और इस कंपनी ने भी अभी 24 जून को एक नया डिस्टिलरी प्लांट कमीशन किया है, जिसके कारण इनकी एथेनॉल की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। फिर फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 15%, रिटर्न ऑन इक्विटी 23%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28%। और एफआईआईज डीआईज भी अराउंड 10.6% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें डीएसपी है 3.25%। मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल खरीदना चाहिए करंट लेवल्स पे। ये भी अपने रिसेंट हाइट से हाल ही में करेक्ट हुआ है और यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है ₹108 का, स्टॉप लॉस रखना है 93 का।
ओके, तो सेठी साहब की तरफ से 2 बेहतरीन कैश कॉल्स, आरसीएफ और द्वारिकेश शुगर एग्री से दोनों को जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। आज सुबह मुदित जी ने भी 10 की कमाई में आरसीएफ पर रिकमेंडेशन दी थी। 106 के टारगेट मुदित जी के और 108 के टारगेट सेठी साहब की तरफ से आ रहे हैं। आइए लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। थोड़ा डाउ का मूड माहौल बिगड़ा है सर, 80 पॉइंट नीचे है डाउ फ्यूचर्स। नास्डैक फ्यूचर्स 1/4% की गिरावट दिखा रहा है। यूरोप भी अच्छी शुरुआत के बाद अब अपनी गेन्स गिव अप कर चुका है। इनफैक्ट यूके नेगेटिव हो गया है, फ्रांस और जर्मनी भी नेगेटिव होने की तैयारी में है। कच्चा तेल 93-94 डॉलर्स के पास है। रुपया डेज लो पर ट्रेड कर रहा है। एशिया फिर भी थोड़ा ठीक बंद हुआ था, थोड़ा अभी सेंटिमेंट बिगड़ा है। हालांकि 17,350 निफ्टी अभी होल्ड कर रहा है सर, क्या राय है? न 17,300 के नीचे बंद होना है निफ्टी को आज, और न 17,400 के ऊपर बंद होने का मूड है। 17,300 के नीचे बंद इसलिए नहीं होगा दीप की 17,300 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 1 करोड़ 30 लाख शेयरों का, जिसमें से 1 करोड़ 13 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। अब करोड़ों की आदत डाल दीजिए भाई, जिस तरह से ऑप्शंस में वॉल्यूम होने लगे हैं, स्पेशली वीकली एक्सपायरी पर। एक जमाना था सारी 12 की एक्सपायरी मिला के इतने वॉल्यूम नहीं होते थे, उतना आज एक एक्सपायरी में वीकली वो भी वीकली गजब ऑप्शन में वॉल्यूम हो रहा है। सो कुल मिलाकर 17,300 के नीचे आप बंद नहीं होंगे, ये कॉन्फिडेंस रख सकते हैं। नहीं आपको 17,400 के ऊपर बंद होने की उम्मीद रखनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि 17,400 के कॉल्स पर 1 करोड़ 58 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, वो भी हाईएस्ट है। सो 17,300 पर पुट, 17,400 पर कॉल्स हाईएस्ट। ज़्यादा संभावना है कि 17,400 पार नहीं करेंगे। उसकी वजह है कि 17,400 पर 1 करोड़ 6 लाख शेयर पुट के भी खड़े हैं, जिसने आज ही पोजीशन बनाई है। तो जैसे आप 17,400 के नज़दीक पहुंचेंगे तो जो पुट राइटर है वो भी अपनी पोजीशन हल्की करने की कोशिश करेगा, तो ऊपर के लेवल पे दबाव रहेगा। आज 17,400 पार करना मुश्किल होगा। क्या करना है 3 बजे वाले लेवल पर 17,300 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें अगर आप, तो फिर आप थोड़ा ख़राब हो सकते हैं 275-300 के नीचे अगर जाएं तो, लेकिन मुझे नहीं लगता उसके नीचे जाएंगे। ऊपर में 17,400 425 बस वहाँ पर ही जाकर रुक जाएंगे। तो 3 बजे तक 300 तोड़कर नीचे ट्रेड करें तो थोड़े ख़राब होंगे, 400 ऊपर तोड़कर ट्रेड करें तो बेहतर होंगे, लेकिन उस दोनों की संभावना कम है। तो ऐसा लग रहा है कि आज दोनों ही पुट और कॉल राइटर प्रीमियम कमाने के मूड में बैठे हैं, और जिस तरह से ऑप्शंस बेच के, तो ऑप्शन सेलर जो है वो शायद आज पैसा बनाते हुए दिखे। थोड़ा सा रुझान नेगेटिव साइड पर, इसलिए उसका रीजन ये कि एक तो 17,400 पे पुट पे भी काफ़ी लोग अटके पड़े हैं, और दूसरा आपको कच्चा तेल और डाउ फ्यूचर्स दोनों ज़्यादा सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, इसलिए अपसाइड थोड़ी सी ऊपर की तरफ बनती मुश्किल दिख रही है। 275-325 ये है फाइनल सपोर्ट लेवल आज के लिए, बचे हुए समय के लिए 17,275 17,325। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी 39,325 के आसपास है। जो डेटा दिखा रहे हैं दीप वो 39,300 से 39,500 की रेंज, 200 पॉइंट की रेंज जो है बैंक निफ्टी पर, यह है सपोर्ट, और 39,500 से 39,700 ये 200 पॉइंट की रेंज है रुकावट के तौर पर। इस तरह के डेटा बड़े, इसमें गुत्थम गुत्थी वाला डेटा बना हुआ है। और दोनों ही जगह हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 39,500 पर है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी अपने हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जहां दोनों है उससे नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन इत्मीनान रखिए आप 39,000 के नीचे भी बंद नहीं होंगे, वो भी साफ दिख रहा है। और नहीं 39,550 का जो क्लोजिंग हमें चाहिए उसके ऊपर बंद होने की संभावना दिख रही है। बस 17,325 के ऊपर निफ्टी बंद हो जाए तो वो भी अपने आप में एक अच्छी बात है, और 39,550 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो तो कहना ही क्या, लेकिन चांसेस कम दिख रहे हैं। सो आई थिंक थोड़ी सी हल्की सी एक्सपायरी ठंडी रहनी चाहिए। बहुत आखिरी 1 पौन घंटे में बड़ी तेजी बनेगी एक्सपायरी के पहले, इसके संकेत डेटा में तो नहीं दिख रहे। कुछ बड़ा एक्शन नहीं है। हाँ, अगर कोई डाउ फ्यूचर्स ही 100 ऊपर हो जाए फिर तो पता नहीं, 100 नीचे से 100 ऊपर तब तो पता नहीं, बट डेटा के हिसाब से अपसाइड 17,400 और 39,600 तक लिमिटेड है, कोई नहीं है ज़्यादा, डेटा में नहीं है। अंडरस्टूड सर, ठीक है चलिए। तो शायद मेरे ख्याल से हो सकता है कल बने, आज न बने, आज एक्सपायरी भी निकालनी है। फेयर इनफ, ठीक है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है भरपूर। एग्री स्टॉक्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस समय। सेठी साहब आरसीएफ की बात कर रहे थे, स्टॉक्स पर करेंगे फोकस। पर आइए पहले करते हैं स्वागत श्रीकांत चौहान साहब का, बिगुल BTSTT। स्वागत है श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए हमें लगता है कि केमिकल स्टॉक्स में नो डाउट काफ़ी अच्छी तेज़ी बन सकती है, और काफ़ी सारे जितने भी स्टॉक के फॉर्मेशंस हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये करेक्ट करने के बाद वापस एक अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहे हैं। कुछ एक स्टॉक्स अपनी रेंज के अंदर है, और उस रेंज के अंदर वापस लोअर बाउंड्रीज को हिट करने के बाद अपवर्ड बाउंड्री की तरफ निकल चुके हैं। यहाँ पे हमें लगता है कि SRF को लॉन्ग करके चले, जो तकरीबन 2600 के करीब ट्रेड कर रहा है,
और ये जो स्टॉक है वो यहाँ से अगर रिकवरी करता है तो नेक्स्ट लेवल्स इसके आएंगे तकरीबन 2700 के करीब के। तो 2570, 2580 यानी 2570 से लेकर 2580 के रेंज में इसे लॉन्ग करके चले। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे हम 2540 रुपए का, टारगेट्स नजर आते हैं 2700 रुपए के। तो ये है आपके लिए श्रीकांत जी की तरफ से SRF, हिमांशु जी और थोड़ी देर पहले राकेश जी, कुणाल जी, दोनों की तरफ से भी ये कन्विक्शन एक कॉल आया था। बट GNFC, जैन साहब जरा इस पर नजर डालें, हमारी भी कन्विक्शन लिस्ट में रहा है और अच्छा स्पाइक आ रहा है। TDI के दाम 1 साल की ऊंचाई पर हैं जैन साहब, और स्टॉक पर भी रिएक्शन आ रहा है अनिल जी, 3.5% ऊपर इस समय GNFC। अभी तो और चलेगा। की राय लीजिए आपने, जैन साहब बोला पहले। जैन साहब मैं तो यही हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। लेता हूँ आपसे भी राय। जैन साहब GNFC, आप अभी थोड़ी देर पहले इस न्यूज के पहले जब फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे थे तो मैंने GNFC मेरे हाथों से अभी पेन से लिखा ही था पेज पे कि RCF सेठी जी बोल के गए। GNFC तो हम लोग हमेशा बुलिश रहते ही है। इनफैक्ट ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट मार्केट कैप वाला FNO स्टॉक है, तो इसमें मूवमेंट जो है बहुत ऊपर नीचे जल्द होता है ये। बट बिना बात का करेक्शन आया था और अब TDI वाली फेवरेट न्यूज, अच्छी न्यूज आई गई। और दूसरी बात ये कंपनी के फंडामेंटल्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे हैं। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि 5 के P मल्टीपल पे इतना बेहतरीन स्टॉक, सारे कुछ, अगर ये PSU नहीं हो और ये टैग हटा दे और डेट्स नहीं है, जीरो डेट कंपनी, बेहतरीन ग्रोथ देने वाली कंपनी इतने सस्ते वैल्यू पे मिल रही है, बिल्कुल लेना चाहिए, ग्रैब करना चाहिए। PI इंडस्ट्रीज है, UPL भी है, ये सारे अभी अच्छे लग रहे हैं। बट ओवरऑल टॉप पिक्स में मेरे RCF और GNFC आती हैं। चंबल है और कोरोमंडल इंटरनेशनल, इवन EID पैरी, ये सारा बहुत बढ़िया लग रहे हैं। सो मेरे हिसाब से ये स्टॉक अभी आराम से अपने जो पुराने हाईज हैं इसको भी क्रॉस करेगा, बहुत जल्दी मूव दे सकता है ये। तो मेरे हिसाब से ये 850-900 के टारगेट के लिए GNFC को कम से कम 1 साल का टारगेट रखे। बाकी इसके चलते GSFC भी बीच में करेक्ट हुआ था, तो वहां पे भी नजरें बनाए रखे। GSFC के पास बहुत बड़ी होल्डिंग है GNFC की, तो बिल्कुल उसमें भी मैं बहुत बुलिश हूँ। ओके, तो GNFC पर रखें नजर, GSFC पर भी रखें नजर, हाई कन्विक्शन है। और ऑफ कोर्स अनिल जी हमारे तो रेडार पर रहा ही है, और तब भी आपने कहा था अभी तो और चलेगा। नहीं, बजट तक तो देना ही नहीं है कोई फर्टिलाइजर शेयर, बजट तक तो आपको बेचना ही नहीं है। बजट के पहले आपको जहां ठीक लगे वहां बेचना। अभी तो ये अनडाउटेडली, और दीप हम तो लगातार बात कर ही रहे हैं TDI की। मैं तो पिछले हफ्ते में जब मैंने दिया था बाय कॉल, आपके डेटा बैंक में होगा किस प्राइस पर कहा गया है, लेकिन हाँ ओवरऑल व्यू पूरा तेजी का ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जब भी गिरावट हो खरीदना है। चंबल, GNFC, RCF ये बजट तक लेने वाले, ये फर्टिलाइजर सेक्टर, बायोडिप्सर अगर आपके पास है तो डेफिनेटली होल्ड करिए, डेफिनेटली होल्ड। हाँ, 1 साल की ऊंचाई पर TDI के दाम है, और सब एक खाली ये दाम वाली बात नहीं है, रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो रही है ना इनकी, एग्जैक्टली, उसके दाम घट गए, डबल बेनिफिट, तो डबल बेनिफिट मिल रहा है, मार्जिन बढ़ेगा। और अभी तो और फर्टिलाइजर सेक्टर में अभी जो रिफॉर्म्स होने बाकी है ना, वो तो आप देखते जाओ, अभी तो आगे क्या क्या होता है, बड़ा काम होने वाला है इसमें। तो GNFC है वो स्टॉक। GNFC के चार्ट्स पूछ लिए या पूछने हैं? हाँ, चार्ट्स रह गए। कौन बताएगा GNFC के चार्ट्स? हिमांशु जी का ही फेवरेट है। हिमांशु जी बताइए आप। अनिल जी, हम तो आपके साथ ही हैं इसमें, क्योंकि मैंने भी इसमें पिछले हफ्ते बाई की रिकमेंडेशन दी थी। समहाउ उस तरह का मूव अभी तक इसमें बनता हुआ नजर नहीं आया जिस तरह का चार्ट फॉर्मेशन इसमें पिछले हफ्ते बना था, लेकिन समहाउ आज इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट 665 के ऊपर आता नजर आया है। और जिस टारगेट की हमने बात की थी 685 और 700 रुपए तक के टारगेट्स, मुझे लगता है उस मूव की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। तो कोई भी डिप मिलता है 665 667 रुपए के आसपास खरीदारी करके चले, 658 655 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। और जैसा अनिल जी आपने कहा कि बेसिकली बजट तक इन तमाम स्टॉक्स को बेचना नहीं है, तो मैं टोटली एग्री करता हूं, क्योंकि इस शॉर्ट टर्म टेक्निकल सेटअप जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसके अलावा अगर मैं स्टॉक का ओवरऑल मूव देखता हूं तो 725 750 से ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को टेस्ट करता हुआ नजर आया है। 600 620 पर एक अच्छा बेस बनाया है, और मुझे लगता है इवेंचुअली धीरे धीरे यहाँ पर हायर हाइज हायर लोज का सीक्वेंस बनता हुआ नजर आएगा। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये 800 रुपए तक की तरफ जाता हुआ नजर आए जनवरी एंड तक। ये है आपके लिए GNFC पर राय हिमांशु जी की तरफ से आती हुई। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है बसीन साहब से मुलाकात करने का। बसीन साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, बताएं क्या है इरादा? पहले तो मार्केट का आउटलुक बताएं, साथ ही आपके अपडेट्स ही। गुड आफ्टरनून अनिल जी। थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा, आज एक्सपायरी है और ग्लोबल क्यूज क्योंकि डाउ इतना बढ़ चुका है, सबको यही लग रहा है कि बेयर मार्केट रैली है, घट जाएगा। और मुझे कोई दो राय नहीं कि ग्लोबल मार्केट्स विल नाउ लीड फ्रॉम द फ्रंट,
और हमारे यहाँ आज बहुत ही तगड़ी वॉल्यूम हुई है जो इंडिकेट कर रहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ बेयर शॉर्ट कवरिंग व्हिच हैज टेकन प्लेस। आपने 3 दिन में 500-600 पॉइंट गेन कर लिए, कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। अब ये 400-500 के ऊपर जरूर जाने की चेष्टा करेगा निफ्टी। एक आध दिन दीजिए, उसमें में आपको नेक्स्ट वीक रिजल्ट कैलेंडर भी आ जाएगा और साथ में इकोनॉमी में जो अच्छापन है वो आई थिंक इंडिया की रीरेटिंग ऑटोमेटिकली कर देगा वंस वी स्टार्ट टू सी ग्लोबल मार्केट स्टेबलाइज। तब तक थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बर्दाश्त करनी पड़ेगी ये 17,300-400 के पास, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी और थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी आएगा। नहीं जी, बिल्कुल ठीक बात है। थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा एक तरफा तेजी के बाद, लेकिन उसके साथ ही बने रहे और मौके ढूंढे खरीदारी करने के। ये आपके लिए वसीम साहब की तरफ से रहा है। बनाए सर, अब आपकी तरफ से अपडेट्स भी और कुछ फ्रेश कॉल्स। हाँ जी अनिल जी, देखिए आपके यहाँ अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइज, फेडरल बैंक, वेदांता, जी सारे आउट परफॉर्मर्स हैं। मैं अभी भी सोचता हूँ कि इनमें री रेटिंग आराम से हो सकती है इन द शेप ऑफ जी की जो नया फ्यूचर बिजनेस है सोनी के साथ। सिनर्जीज इतनी पॉजिटिव है कि मैं बता नहीं सकता। आज मैं कुछ टेक्नोलॉजी के भी मेरे शेयर चले हैं, परसिस्टेंट, कोफोर्ज। अब आपके लिए 2 बाइज हैं जो मुझे लगता है आउट परफॉर्मेंस है और उसका कारण भी बताता हूँ। आप कहे तो मैं शुरू करूँ? जी सर प्लीज बताएं। तो देखिए अनिल जी, भारत फोर्ज की लैंग्वेज बहुत तगड़ी है। उसने कहा जो क्लास 8 ऑर्डर्स हैं वो ऑलमोस्ट 4 ईयर हाइज पे है। इसका मतलब यूरोप और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में पेंट अप डिमांड ऑटोस की बहुत स्ट्रांग है। तो आज अब मैं 2 OEMs कहूंगा जो मुझे बहुत पसंद है। पहला मेरा फेवरेट बॉश 16,50 में लीजिए, 15,550 का स्टॉप लॉस, वापस 17,000 के दर्शन हो सकते हैं बॉश के। और दूसरा बिग मदरसन सुमी, आज ये 2 दिन से एक्स डिविडेंड एक्स बोनस हो गया है, 76.5 का भाव है। आपको ये भी बता दूं, मदरसन इज नाउ डाइवर्सिफाइड, इट हैज जस्ट बॉट डाइमलर्स बिजनेस इन इंडिया, इट इज नाउ वेरी लार्ज इन ईवीज। और बोइंग की जो इंटरनल है वो बोइंग का इंटरनल कर रहा है। तो ये तीनों न्यू फेजेस है और मुझे कोई दो राय नहीं कि मदरसन इज गोइंग टू रीगेन इट्स लॉस्ट मोजो। 2 पर 1 बोनस है, 100 रुपए का भाव मुझे दिखता है, लेकिन अभी आप 82 रुपए के लिए लीजिए, 76.5 रुपए लीजिए, 73 रुपए 8 आने का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए 2 बेहतरीन पिक्स, दोनों ही ऑटो एंसिलरी स्पेस से है। आज वसीम साहब की तरफ से मदरसन सुमी और बॉश दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है। आइए, जय तैयार है अपने जैकपॉट शेयर के साथ। बताएं जय, कौन सी पिक है आपकी आज? अनिल जी, खरीदना है कोफोर्ज फ्यूचर्स। अभी वसीम साहब ने भी इसका जिक्र किया। ये 3615 3620 के रेंज में आप खरीदिए ये स्टॉक को। एंड यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो नीचे रखना होगा दैट वुड बी एट 3470, सो 3570, आई एम सॉरी, 3570 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। मतलब लगभग अनिल जी आपका 50 पॉइंट के आसपास का, 40 से 50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस हुआ डाउन साइड में। बट टारगेट जो ऊपर में मुझे नजर आ रहे हैं दैट इज क्वाइट एग्रेसिव। पहला टारगेट बनेगा 3780 एंड दूसरा टारगेट 3900 का। सो 3900 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं कोफोर्ज में। तो इससे आप देखिए कि रिस्क और जबरदस्त एक बुल्स के फेवर में। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मैंने एम्फोसिस में भी एक बाई रिकमेंडेशन दिया था, कॉल ऑप्शन के जरिए दिया था हाउएवर, एंड वहां पे तो टारगेट्स हासिल हुए नहीं थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कोफोर्ज भी काफी ओवरसोल्ड है और अच्छा खासा पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें इस चार्ट में देखने मिल रहा है। एटलीस्ट ये अपने 200 डेमा को ऊपर की तरफ रीटेस्ट करेगा। एंड इसमें मल्टीपल बॉटम्स बने हैं ऑन द लेवल्स ऑफ 3200 3250 जोन, और अब हायर टॉप हायर बॉटम कंफर्म किया इसने डेली चार्ट्स पर विद अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय कोफोर्ज में आती हुई इस वक्त। आइए बढ़ते हैं आगे और अब फोकस करते हैं एक ऐसे सर्वे पर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये सर्वे आपको डराने के लिए मैं पहले से कह रहा हूँ, आपको डराने के लिए। हाँ, डराने के लिए। अच्छा है। हाँ, नहीं डर लगे तो डर थोड़ा दिखाना कि ऐसा डर लग रहा है, क्योंकि क्या आजकल डरते नहीं है लोग। मतलब हम कोई भी कहते हैं दुनिया भर में ये खराब हो रहा है, वो खराब हो रहा है, वो हो रहा होगा, हमारा क्या, आने दो डिप। हाँ, तो वैसा हाल है। तो इसलिए ये सर्वे फिर से आपको डराने के लिए है।
वरुण लेके आए। दुनिया भर में सीईओ के बीच में एक सर्वे हुआ है और उन सारे सीईओ को मंदी का डर सता रहा है, और ऐसा वरुण भी नहीं कह रहे हैं, केपीएमजी कह रहे हैं, है ना वरुण? राइट अनिल जी, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या खोज की है। हाँ, केपीएमजी जो कहा उसे आप तक पहुंचाने का और डराने का काम वरुण अपने शब्दों से करेंगे। जी वरुण, हम डर रहे हैं, बताइए। तो चलिए अनिल जी, आप पहले से ही डर चुके हैं, लेकिन मैं और डराऊंगा, क्योंकि इन्होंने करीब 1325 सीईओज के साथ बातचीत की और उनका एक सर्वे कराया है। और ये सर्वे जो है 12 जुलाई से 24 अगस्त के बीच में हुआ है। और इस सर्वे जो है दरअसल ये कह रहा है कि 12 महीने के अंदर मंदी आने की पूरी आशंका है। दरअसल इन्होंने जो 1325 सीईओ का सर्वे किया उसमें से 86% यानी कि 86% सीईओज का कहना है कि अगले 12 महीने में मंदी आएगी, ये पक्का है। वहीं करीब 58% लोगों का कहना है कि मंदी आएगी, लेकिन वो मंदी जो है वो छोटी रहने वाली है। आपको लीमन ब्रदर्स जैसे मंदी देखने नहीं मिलेगी, एक छोटी मंदी होगी जो आएगी और जल्दी चली जाएगी। लेकिन अब सीईओज को सबसे बड़ी चिंता क्या है कि देखिए, हमारे सामने कोविड आया, हमने 2 साल कैसे वैसे कोविड में धक्का मार के निकाल लिए। अब हमने सोचा था कि रिकवरी आएगी, लेकिन अब ये रिकवरी जो है वो थोड़ी टल सकती है। 75% सीईओज का ये मानना है कि इस मंदी के चलते कोविड के बाद होने वाली जो रिकवरी है वो थोड़ी और आगे बढ़ सकती है, उसमें अड़चन आ सकती है। वहीं नौकरियों के ऊपर भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि 46% ग्लोबल सीईओज का मानना है कि अगले 6 महीने में वो कर्मचारी की छटनी कर सकते हैं या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है उनको घटा सकते हैं। और 39% सीईओज का मानना है कि हायरिंग शायद फ्रीज करनी पड़ सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है मंदी है तो कोई और उपाय नहीं है। इसके पहले लोग कह रहे थे कि साइबर सिक्योरिटी के चलते दिक्कत हो सकती है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि इमर्जिंग और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ के लिए एक खतरा और बन रही है मंदी के अलावा। इनफैक्ट टाटा स्टील के सीईओ का कहना है कि जियोपॉलिटिकल मुद्दे जो है ये सबसे बड़ा जोखिम है। इसके अलावा लचीली सप्लाई जो है यानी कि सप्लाई चेन के जो इश्यूज़ है ये भी एक दिक्कत की बात है। वहीं सर्वे में अगले 3 साल के लिए वर्किंग मॉडल जो है वो कैसा रहेगा इसके ऊपर भी चर्चा की गई और इसमें 65% सीईओज का कहना है कि वर्क फ्रॉम ऑफिस का मॉडल वो अपनाना चाहेंगे। हाइब्रिड मॉडल 28% सीईओज का कहना है और केवल 7% मानते हैं कि जो वर्क फ्रॉम होम का मॉडल है वो शायद यहाँ पे अपनाना पड़ेगा। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब ये मान के चल रहे हैं कि वापस ऑफिस आओ। 65% तो ये बोले कि ऑफिस आओ। पहले वाली स्लाइड पे लाओ, जिसमें कौन कितने बोल रहे हैं? 86% बोल रहे हैं कि मंदी आएगी और 58% बोल रहे हैं छोटी वाली आएगी। छोटी वाली आएगी। अब जो 86 में से बाकी 42 ये बोल रहे हैं कि बड़ी वाली आएगी। हाँ, बाकी ये मान लूं? हाँ, ये मान सकते हो और क्या। आएगी मंदी। देखो ऐसा है, सीईओ है ये लोग। हाँ, ये सीईओ है। एक चीज बताओ, एक अभी थोड़े दिन पहले रूल समझाया था, बॉस इज ऑलवेज राइट, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, अगर बॉस गलत है तो गो टू रूल नंबर 1, करेक्ट है ना। अब सीईओ की गलती कौन निकालेगा? तो सीईओ को भी तो बहाना चाहिए ना। मैं अपनी गलती किस पे डालूं? ठीक है, तो वो किस पे डालेंगे? वो बाहर वालों पे डालेंगे। अगर वो ये बोले मेरे बच्चे काम नहीं कर रहे इस वजह से रिजल्ट खराब आया, तो बोले फिर तुम सीए किस बात के? है ना, तुमसे टीम ही नहीं संभल रही, तुमसे काम ही नहीं करवाया जा रहा है, तो चलो हटाओ सीईओ को। तो इससे बढ़िया क्या ग्लोबल मंदी पे डाल देते हैं। वजह मिल गई। जैसे कि अनिल साहब आपने पहले कहा था काम करने के पहले ये सोचो किस पे डालें। हाँ, प्लानिंग याद है। सीईओ बनने के सारे यही है। वरुण है ना, सीईओ यही बनेंगे। जैन साहब को पता है ये वाली, जैन साहब खुद अपनी कंपनी के सीईओ टाइप ही है ना जैन साहब। करेक्ट। जैन साहब वो वरुण को हमने एक दिन समझाया था मैनेजमेंट का लेसन, कि हम राजस्थान में कोई भी काम करते हैं तो प्लानिंग हमारी इतनी जबरदस्त होती है, खतरनाक वाली। हम पहले से प्लान करके रखते हैं, अगर काम खराब हो गया तो नाम किसका लगाना है। बराबर आप करते हैं ना आप ये वाले? तो प्लान ए, प्लान बी सब रेडी रहता है। देना, पाना लगाना है। बहुत सही। और ये 86% बेरिश जो, और आपने जो एक रीजन बोला ना, बहुत जोरदार है ये। मतलब ये सीईओ वाला, इनको भी कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस नहीं आ रहा ग्लोबली। बट कई कुछ हद तक अनिल जी मुझे सही भी लगता है ये 86% सही है ना। नहीं जैन साहब, जो सही है, ऐसा नहीं मंदी सोच रहे हो, गलत नहीं सोच, लेकिन जो सही सोच है वो सिर्फ 42% है। जो भारी वाली सोच है उनको क्या 58% जो कह रहे हैं कि छोटी मोटी मंदी आएगी, ये तो सेफ रहने के लिए बोल रहे हैं। समझा करो, भावनाओं को समझो, उनकी भाषा को समझो, अपने आप समझ में आएगा। खाली 42% ही है जो वाकई में मंदी से डर है। 58% तो क्या है, चलो ठीक है मंदी बोल दो, तो ये चक्कर है एक। दूसरी चीज ये वर्क फ्रॉम होम वाली जरा डिटेल लाओ। तो जो वरुण ने बोला है, कितने बोल रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम कराओ, कितने बोल रहे हैं ऑफिस में? फुल रिमोट जो है अनिल जी, वर्क फ्रॉम होम में बेसिकली 65% बोल रहे हैं ऑफिस में। हाँ,
28% कह रहे हैं कि हाइब्रिड, आप घर पे भी जाओ यहाँ भी काम करो, 7% बोल रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम करो। तो खत्म ही हो गया मतलब। 7% में तो ऐसा हर टीम में है ना, बॉस के 5-7% लोग ऐसे तो जो उसमें फूटी आंख सुहाते नहीं। बोले ये तो ये दिख गया सुबह सुबह अंदर घुसते ही, आज का दिन खराब। ऐसे कुछ होते हैं ऑफिस में, बिल्कुल होते हैं ना, 100%। बोले ये तो दिखे ही नहीं, तू तो भाई घर से ही कर, ठीक है। अब बच्चे ये 65%, अब ये 65% वो लोग हैं जिन्होंने कोविड के वक्त बार बार ये एग्जाम्पल दिया, आज मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, आज मेरा यहाँ लाइट नहीं आ रही, करेक्ट, मेरा सिस्टम हैंग हो गया। ये उनके बॉस हैं जो चाहते हैं कि ऑफिस आओ। सही बात है। हाँ, अब कैसे आप प्रूव करोगे तेरा इंटरनेट चल रहा है, या वाईफाई डाउन हो गया? ये तो आप कर नहीं सकते। हाँ, अच्छा, लाइट वाइट चली गई, चलो मुंबई में तो फिर भी मान लो लाइट कम जाती है, नहीं के बराबर है। जैसे आप निकले बाहर मुंबई की सीमा से, लाइट जाना बड़ी आम बात है, हो गया, सही बात है ना। वो लाइट जाना, सिस्टम हैंग हो ही सकता है कभी भी, फोन नहीं लग रहा, ये सारी चीजें बहुत सारी हुई हैं। इसी वजह से 65% सीओ, यहाँ पे ये सीओ ठीक लग रहे हैं मुझे। ये ठीक है जी। कुणाल जी, इस पूरे KPMG के सर्वे पे आपकी विशेष टिप्पणी जी। अनिल जी देखिए, टिप्पणी बिल्कुल साफ है। अनिल जी बिल्कुल आपने सही पहचाना है कि अनिल जी पहले से ग्राउंड बना लेने में बड़ा फायदा होता है। तो अनिल जी सारे सीईओज इसीलिए कह रहे हैं कि भाई सबसे सेफ ऑप्शन ये है कि पहले ही कह दो कि भाई आने वाला समय मुश्किल है, मंदी है। अगर उसके बावजूद रिजल्ट अच्छे आ गए तो अनिल जी कहेंगे कि ऐसे कठिन वातावरण में भी इस तरह के हम रिजल्ट ले आए। तो अनिल जी जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही फरमा रहे हैं अनिल जी। सैलरी बढ़ाने का दबाव भी कम हो जाता है। पहले से मंदी बोल रहा और तो लोग बोले कि चलो नौकरी से नहीं निकाल रहे, भी ठीक है, सैलरी बढ़ाने के लिए छोड़ो। ये सारी टेक्निक्स ऊपर के लेवल पे होती है, सारी 100% होती है। देखो ये, लेकिन बढ़िया बात है, ये सब बाहर के ना, इंडिया के तो नहीं सने इसमें, इंडिया के भी है हैं? हाँ, तो वो जो 5-7% अच्छे बोलने वाले वो हमारे हैं। बाकी सब बेकार बाहर के। चलिए, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। आइए अब बिगुल का वक्त है, पहला हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। जी हिमांशु जी फरमाएं। अनिल जी, खरीदारी का स्टॉक है, रडार में आया है। जो खरीदना है, कोल इंडिया में 235 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, जो कि लगभग 6 रुपए 10 पैसे के आसपास कभी ट्रेड करता है। 5 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है और 9 रुपए तक का टारगेट मुझे लगता है कल के सेशन तक देखने को मिल सकता है। कोल इंडिया अनिल जी, अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो प्रॉपर काफी अच्छा यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली है। लगभग सुबह से ही खरीदारी देखने को मिली, 4.5-5% का ओआई एडिशन है। लेकिन जिस तरह से चार्ट में पोजीशन है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक 240-242 रुपए तक का मूव कल दिखाने का पोटेंशियल रखता है। और कहीं ना कहीं ये स्टॉक का चार्ट फॉर्मेशन ये बताता है अनिल जी कि 250 रुपए की तरफ मूव जाने की तैयारी है। साथ ही साथ अनिल जी, कैश सेगमेंट के बहुत सारे पावर और एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक्स में आज काफी खरीदारी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इस सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए। शायद कुछ पॉजिटिव न्यूज यहाँ पर हो सकता है आते हुए देखने को मिले। फिलहाल कोल इंडिया में यहाँ पर 235 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलें 9 रुपए के टारगेट्स के लिए। ओके, 9 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर कॉल ऑप्शन में करें खरीदारी, 6 रुपए 10 पैसे में मिल रहा है इस वक्त। आइए BTSTT वाला बिगुल, श्रीकांत जी है ना, श्रीकांत जी के लिए। जी सर बताएं। अनिल जी देखिए, वैसे काफी सारे स्टॉक एक कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बनाने के बाद उसके बाद एक ब्रेकआउट में आ रहे हैं। तो ऐसे ब्रॉडर मार्केट में कई सारे स्टॉक मिल रहे हैं और उसमें से अगर कोई एक स्टॉक अगर मैं चुनता हूं तो है IRCTC। यहाँ पे इसने अच्छा खासा एक फ्लैग फॉर्मेशन किया है, या तो एक कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बनाया है और अच्छे वॉल्यूम के साथ और अच्छे ऑसिलेटर्स के फॉर्मेशंस के साथ इसने एक ब्रेकआउट बनाया है। तो 730 रुपए में IRCTC लॉन्ग करने की राय रहेगी। हमें लगता है कि ये स्टॉक 770 या 780 के लेवल्स वेरी शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बनेंगे वो रहेंगे 718 रुपए के। सो 10 से 12 रुपए का स्टॉप लॉस है, लेकिन टारगेट्स जो है वो काफी अच्छे नजर आ रहे हैं और कई दिनों के बाद और कई बड़े कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट बनाया है। तो लगता है कि ये ब्रेकआउट जो रहेगा वो काफी वैलिड ब्रेकआउट हो सकता है। तो बड़े दिनों बाद IRCTC की ट्रेंड चली है, 770-780 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। आइए बढ़ते आगे, सुमित जी के लिए बिगुल है, सुमित का सुपरहिट।
जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी बाय का स्टॉक है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बन रहा है। परसों भी मैंने चंबल फर्टिलाइजर में बाय दिया था। अभी जो स्टॉक मेरे रडार पे है उसका भाव चल रहा है 49.10, 49.25। स्टॉक का नाम है एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। एनएफएल के अंदर खरीदारी देखने को मिल रहा है। पिछले 5 से 6 दिनों के हायर लेवल पे स्टॉक अभी आ चुका है। वॉल्यूम्स के साथ ये मूव आ रहा है कि ये स्टॉक के अंदर यहाँ से 10% से लेके 15% तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में हफ्ते भर के अंदर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें 46 रुपीज 50 पैसा ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट लेवल है, तो 46 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 54 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा। 54 रुपए का लेवल निकलने पे 58 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में एनएफएल में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे सीएमपी पे एनएफएल में खरीदारी करें 46 के स्टॉप लॉस से 54 से 58 के टारगेट्स के लिए एक हफ्ते का व्यू लेके काम करें। ओके, हफ्ते भर के लिए एनएफएल सारे फर्टिलाइजर में है जबरदस्त एक्शन। खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई दिख रही है इस वक्त यहाँ पर। अब आइए एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च आपको बताते हैं, वो है वायदा कारोबार के ट्रेडिंग वॉल्यूम से जुड़ी हुई। जबरदस्त उछाल वॉल्यूम में देखने को मिल रहा है। ये उछाल क्यों है, वजह क्या है, कितना है, ये सारी डिटेल्स लेकर आशीष है हमारे साथ तैयार। आशीष, खेलो इंडिया खेलो और ओनली एफएनओ, ओनली एफएनओ वो भी मैक्सिमम ऑप्शंस में हो रहा होगा। ऑप्शन में मैक्सिमम हो रहा है सर। मैं डेटा बताता हूँ आपको। 10 करोड़ से ऊपर डीमैट खाते आ गए हैं। करेक्ट। और सितंबर महीने में आप देखिए तो करीब करीब 20 लाख जो है खाते नए जुड़ते हुए नजर आए हैं। तो लगातार ट्रेडर्स का इंटरेस्ट जो है बढ़ता जा रहा है। सर जून के दौरान जब मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी, तब एक रिसर्च के दौरान हमने भी बताया था कि वॉल्यूम्स काफ़ी हद तक फेड आउट हो गई हैं, बहुत कम हो गई थी कैश मार्केट्स में वॉल्यूम अगर आप देखें। लेकिन उन स्तरों से अगर आप सितंबर को कंपेयर करके देखेंगे तो 40% कैश मार्केट की वॉल्यूम्स आपको बताता हूँ उसमें एक ग्रोथ देखने को मिली है 40% की। और अगस्त के मुकाबले सितंबर में देखें तो यहाँ पर भी कैश मार्केट के वॉल्यूम्स में जो है 5% का इजाफा आपको देखने को मिला है। लेकिन सर सबसे ज़्यादा एक्शन जो है वो आपको वायदा बाजार के आंकड़ों में देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर आप सितंबर में देखेंगे तो करीब करीब 15 लाख करोड़ के आसपास का जो है डेरिवेटिव्स का टर्नओवर हुआ है। लेकिन सर सिर्फ 15 लाख करोड़ को अगर आप 2021 सितंबर से 2020 सितंबर से कंपेयर करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से रिटेल का जो फोकस है पूरा शिफ्ट एफएनओ की तरफ हो गया है। 2019 का आंकड़ा बताता हूं, जहां पर अगर आप देखें तो जो टोटल डेरिवेटिव्स की वॉल्यूम हुई थी सितंबर महीने में वो 1.5 लाख करोड़ की थी। 2020 में करीब 2,15,000 करोड़, 2021 में देखें तो करीब 7 लाख करोड़। 2020 में 2,15,000 करोड़ से 2021 में सीधा 7 लाख करोड़ है। तो अभी का तो देखो 15 लाख करोड़ है। ओहो, 2 लाख करोड़ से 15, 7 गुना हो गया, लगभग 7 गुना वॉल्यूम बढ़ गया एफएनओ में। मेरे ख्याल से एफएनओ में सबसे ज्यादा वॉल्यूम इंडिया में होता है। हाँ। जो अभी आप हाईलाइट में तो होता ही है सर। सबसे ज्यादा ट्रेडेड तो निफ्टी का इंडेक्स है। एनएससी का आईपीओ कब आएगा है ना। एफएनओ वॉल्यूम तो सारा वहीं, बीएससी में तो कुछ है नहीं है तो अच्छा। और ये तो चलो आप ये बता रहे हो जून के मुकाबले में सितंबर में 37% इतना बढ़ गया वॉल्यूम। जून के मुकाबले अगर आप देखोगे तो जो कैश मार्केट का वॉल्यूम है, ऐसा नहीं है कि अभी सितंबर में जब बाजार में थोड़ा सा क्योस था, मार्केट काफी वॉलेटाइल था, तब रिटेल ट्रेडर्स भागे नहीं। जैसा जून में हमने देखा था कि वॉल्यूम्स एकदम ड्राई हो गई थी, वैसा नहीं हुआ था। सितंबर में अगर आप देखें तो जून के मुकाबले करीब 40% की ग्रोथ थी और अगस्त के मुकाबले सितंबर में देखो तो कैश मार्केट के वॉल्यूम्स में 5% का इजाफा था। सर मुझे भी याद आता है हम आफ्टरनून के डेटा जब हम बनाते थे तब 10-10 लाख के ओपन इंटरेस्ट आपको दिखते थे बैंक निफ्टी में। 25 लाख 30 लाख तो बहुत आम हो गया। 10 लाख तो हम हटा भी देते हैं कई बार। हाँ 10 मैं तो 10 लाख में तो आप बोलते हो क्या बात करूं मैं, क्या बात करूं इसमें क्या दीप को साथ में। वंस अपॉन अ टाइम वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हुआ करता था, 10 लाख हाईएस्ट होता था। गजब ही हो रहे हैं। जैन साहब आपकी विशेष टिप्पणी इस बढ़ते हुए वॉल्यूम पर, और वो भी सारे के सारे एफएनओ में। बिल्कुल अनिल जी, कोई भी ब्रोकर के यहाँ पे अगर आजकल वॉल्यूम देखे तो कैश मार्केट में तो मतलब इतनी रहती नहीं है और फ्यूचर्स में भी नहीं है, ऑप्शंस में यार। और ऑप्शंस में जो नई ब्रीड आ रही है और ऑप्शन खरीद के काम करने वाला, और थर्सडे के दिन तो कई लोग इंट्राडे में बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। और बैंक निफ्टी जो जून 2016 से जब से आया है, बैंक निफ्टी और वीकली ऑप्शंस लॉन्च हुए तो उसकी वजह से भी बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। एंड एल्गोज और ये सब सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, ऑटोमेटेड और प्लस रिसर्च पे भी लोगों ने बहुत काम किया है। ऐसा नहीं है कि ये पूरा सट्टेबाजी हो रही है, लोग अपनी स्ट्रेटेजीज के साथ इतना एडुकेशन। इनफैक्ट मुझे याद है एफएनओ का पाठशाला जब आपने किया था तब शायद यू आर वन ऑफ द फ्रंट रनर्स एक तरीके से जो एफएनओ की एडुकेशन दे रहे हैं।
और उसको देख के लोग बहुत यूट्यूब पे देखते हैं और ऑनलाइन देखते हैं और उससे सीखते हैं। हम लोग के भी यहाँ पे भी कई जने आते हैं तो हम लोग बोलते हैं सबसे पहले आप इसका FNO वाला सीरीज देख लीजिए, FNO पाठशाला। तो ऐसे करके फिर एक वीडियो देखते तो ऐसे कंटिन्यूसली आते हैं, तो ऐसा नहीं है। और फिर जो अभी डिस्काउंट ब्रोकर्स आए हैं उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और इनफैक्ट ट्रेडिशनल ब्रोकर जैसे हम लोग हैं, हम लोग के पास ये वॉल्यूम का शेयर ज्यादा नहीं आया जो बड़े डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास आया। सो इट इज द अवेयरनेस। फिर हम लोग सारे जो स्ट्रैटेजीज देते हैं, जो हमारे चैनल पे भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज आती है, सबका बहुत बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। और इंडिया सर्टेनली, जो स्पेक्युलेटिव नहीं बोलूंगा बट जो रिस्क लेने की जो एलिमेंट है इंडियंस में वो बहुत ज्यादा है। और स्टॉक फ्यूचर्स में और स्टॉक ऑप्शंस में दूसरी जगह पे अगर अब्रॉड में देखें तो इतना काम नहीं होता जितना इंडिया में होता है। और ये तो हम सिर्फ इक्विटीज की बात कर रहे हैं। फिर करेंसीज, ये बहुत बड़े रूप में अभी आने वाला करेंसी, क्योंकि वहां पे कॉस्ट ऑफ जो मार्जिन और ये सब जो है वो कम है, तो वहां पे ज्यादा और आएगा और रिस्क भी वहां कम रहती है जनरली। तो मुझे लगता है कि कमोडिटीज थोड़ा ठंडा जरूर पड़ा हुआ है, बट कमोडिटीज में भी बहुत अच्छा आने वाला है। सो ओवरऑल FNO में लोग सेफ्टी के साथ, मार्जिन के साथ, और प्लस रेगुलेटर ने जो भी इतने सारे जो सिस्टम्स और जो ये इन प्लेस किए हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा जो रेगुलेशंस पे ध्यान दिया, उसका भी बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले दिनों में दिखेगा। आने वाले दिनों में और बड़ा इम्पैक्ट दिखेगा। रिटेल पार्टिसिपेशन तो बाजार में बढ़ा है और अब FNO में भी एक्टिवली रिटेल ट्रेडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये है आपके लिए इस समय जैन साहब की तरफ से व्यू। आइए और बाजार पर व्यू डालते हैं। थोड़ा अब बाइंग रेंज में आ रहा है, 325 पर आ चुका है निफ्टी। इस लेवल पर रखिए नजर, एक्शन यहां से बन रहा है। इंडिया सीमेंट्स ये बढ़िया मोमेंटम में आ रहा है। आज सुबह भी हमने देखा था, एक बार एक स्पाइक आया था, अब फिर से स्पाइक आ रहा है। श्रीकांत जी, इंडिया सीमेंट्स देखें सर, फिर से तेजी के लिए तैयार हो रहा है, 275 के लेवल पर आया, क्या रहा है सर? बिल्कुल, इनफैक्ट इंडिया सीमेंट में अगर इसके शॉर्ट टर्म चार्ट को देखें तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक पुल बैक रैली ड्यू थी, और वो पुल बैक रैली समवेयर क्लोज टू 280-285 के आसपास आके एक बार थोड़ा रुकना चाहिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इस लेवल पे ये स्टॉक थोड़ा पॉज ले सकता है, और मुझे लगता है अगर नई पोजीशन अगर बनानी है इसमें तो हम 298 या 299 यानी कि 300 के ऊपर ही बनाना ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज ये स्टॉक थोड़ा और कंसोलिडेट कर सकता है। बट एक बात तय है कि ये स्टॉक इवेंचुअली हमें लगता है कि जा रहा है टुवर्ड्स 340-350, और कम से कम यानी कि इतने लेवल्स तो ये दिखाएगा। अगर 300 के ऊपर पोजीशन बनाते हैं तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा, या तो अगर यहाँ से अगर कोई करेक्शन अगर आता है स्टॉक में और वापस अगर ये 260-65 के करीब अगर मिलता है दीपांशु, तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशो उतना फेवरेबल नहीं है। के लिए इंडिया सीमेंट पर राय आती हुई श्रीकांत जी की तरफ से। तैयार है जय टक्कर, वक्त है कैश का ऑप्शन का। अब तो कोई निफ्टी बैंक निफ्टी पे 2 ऑप्शन, बिल्कुल जय के लिए। मुझे ऐसे आ रही कि अभी भी किसी स्टॉक पे ही देंगे जय। हाँ, ऐसा लगता है मुझे। जय बताइए। अनिल जी, नहीं अनिल जी, इंडेक्स पर ही है। इनफैक्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हमारा अनिल जी बैंक निफ्टी पर और निफ्टी पर कॉल ऑप्शन था 39,500 और 17,150 का इन द मनी दिया था अनिल जी। सो उसका तो अनिल जी टारगेट हासिल हुआ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी पर एक आपकी जो बाइंग रेंज अनिल जी मेरी भी हुई थी 17,300 के करीब, और ऑलरेडी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लोजिंग। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 17,300 का ही एक 13 अक्टूबर की एक्सपायरी का आप 17,300 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चले, जो करीब अभी 165 के आसपास अनिल जी ये ट्रेड कर रहा है। इसको खरीद कर चलना है, ये मेरी सलाह है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी कि इसमें आपको लगभग बाउंस ऊपर की तरफ 212 से लेकर 232 तक का देखने मिल सकता है। सो 212, 232 ये 2 टारगेट्स के लिए 165 पर खरीदे। 17,300 के स्ट्राइक का इन द मनी कॉल ऑप्शन निफ्टी का। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंट्राडे में आपको जो करेक्शन देखने मिला है, हाई चांसेस है कि कल फिर हमें ऊपर में 17,400-450 के लेवल्स देखने मिले अनिल जी। एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट लेवल 17,400। अगर वो ब्रेक करता है तो फर्दर मोमेंटम आपको देखने मिलेगा निफ्टी में टिल द लेवल्स ऑफ 17,575, 17,575 तक के लेवल्स आपको देर आफ्टर देखने मिलेंगे 17,400 के ऊपर। और अभी जो इमीडिएटली इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 17,275 का अनिल जी जो आपने कहा, दैट इज द इम्पोर्टेंट लेवल। और उसके नीचे अगर मैं देख रहा हूं तो 17,200।
रिवर्सल कंप्लीटली मानना चाहिए 17,200 के नीचे अगर बंद होता है तो, एंड इफ दैट डजंट हैपन देन ये बाउंस कंटिन्यू कर सकता है 17,575 तक। 175 तक बाउंस आ सकता है। जस्ट स्टॉप लॉस क्या होगा 17,300 के कॉल के लिए? जी दीप, इसका जो स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना होगा यहाँ पे, दैट कम्स टू 117। ओके, और अनिल जी जो 325 275 की रेंज में आप कह रहे थे, एकदम उसी रेंज में आ गया बाजार, और जय को भी वही लग रहा है, लेने की रेंज आ रही है, लेने की रेंज आ रही है। 17,300 के नीचे क्लोज नहीं होगा, चिंता करने की बात नहीं है। थोड़ा सा डाउ 125 पॉइंट नीचे आया है फ्यूचर्स पे, इसलिए थोड़ा सा मामला ढीला है, बट आई थिंक 17,325 17,275 ये 50 पॉइंट की रेंज है जो बाय जोन है, और ले देकर घूम फिर के 17,300 के ऊपर ही बंद होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा पता नहीं जाके कहीं 17,325 पे ही बंद ना हो जाए। एग्जैक्टली, क्योंकि वहीं पे अटका 5 मिनट से, तो यहीं पे अटका। बैंक निफ्टी ने तो डिसाइड कर लिया कि 39,550 के ऊपर इसको बंद होना नहीं आज। ठीक है, बिल्कुल। चलिए तो देखते हैं क्या कुछ होता है। आइए, मेटल में है भरपूर एक्शन। क्या वजह कि मेटल स्टॉक्स और मेटल सारी के सारी तेजी में आती हुई दिख रही है। आज का तो स्टार परफॉर्मर है मेटल। एब्सोल्युटली। तो आइए नेहा से जानते हैं मेटल स्टॉक्स में और मेटल्स में तेजी की वजह। बताएं नेहा। सर, एलएमई पर सारे मेटल्स जितने भी खुले आज जबरदस्त तेजी लेकर खुले हैं। बहुत समय से, खासतौर से कॉपर, वो तो बहुत समय से एक दायरे में फंसकर रह गया था, काफी कमजोर था, लेकिन एकाएक बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखी। आज शुरुआत $150 की स्ट्रेंथ के साथ हुई। $7,800 का हमने लेवल पार होता हुआ देखा 3 हफ्ते के हाइस पे। सिर्फ यही नहीं, एल्यूमिनियम में तो काफी समय से हम देख रहे हैं जबरदस्त स्ट्रेंथ दिख रही है। 5 हफ्ते की ऊंचाई पर यह भी है, लेड 1.5 महीने की ऊंचाई पर है, और साथ ही निकल और जिंक की भी बात करें तो 1 से 2 हफ्ते के स्ट्रेंथ ये दिखा रहा है। कॉमन फैक्टर तो रहा डॉलर इंडेक्स की कमजोरी, उसका तो सपोर्ट मिला ही है, जिसके चलते सारी कमोडिटीज चली हैं। लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, वो ये कि एलएमई ने, लंदन मेटल एक्सचेंज ने, रूस की यूराल मेटलर्जिकल एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन है, उससे कॉपर और जो जिंक की नई डिलीवरी है उस पर रोक लगा दी है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट आया। अब तक सैंक्शंस लगाने पर बात चल रही थी, यूके सरकार ये भी डिसाइड कर रही थी कि कहाँ पे सैंक्शंस लगाए जाए, नहीं लगाया जाए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, और तत्काल प्रभाव से नई डिलीवरीज पर रोक लगा दी गई है। अब कारण क्या है? दरअसल कारण ये बताया गया कि इसके जो को फाउंडर हैं, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर हैं, इस्कंदर मुखमदोव, इस पर यूके की सरकार ने सैंक्शन लगाया है। पहले से ही उन्होंने पिछले हफ्ते ही नए सैंक्शंस की एक पैकेज तैयार की थी, और उसमें सिर्फ एसेट फ्रीज नहीं कर रहे थे या फिर ट्रैवल बैन्स ही नहीं कर रहे थे, बहुत सारे रशियन इंडिविजुअल्स हैं, एंटिटीज हैं, उन पर भी बैन लगा रहे थे। तो अब उस लिस्ट में इनका भी नाम, मुखमदोव का भी नाम आ गया है, जो कि यूएमएमसी के कंट्रोलिंग शेयर होल्डर है। तो यूके सरकार का मानना है कि इस कारण से उन्होंने, एलएमई ने ये रोक लगाई है उनकी कॉपर एंड जिंक की डिलीवरीज पर। हालांकि यूएमएमसी की दलील है कि वो तो बोर्ड पहले ही छोड़ चुके हैं, लेकिन यूके सरकार अभी मान नहीं रही, कह रहे कि आप पूरी डिटेल भेजिए, और तब तक ये जो बैन है, ये सैंक्शन है, दोनों मेटल्स पे जारी रहेगा। प्लस हम सुबह से बता ही रहे हैं हमारे दर्शकों को कि जिंक में जो जबरदस्त तेजी आई, उसका कारण है कि ग्लेनकॉर ने अपनी एक जर्मन स्मेल्टर है नॉर्डनहैम, उस पर मेंटेनेंस का हवाला देते हुए 1 नवंबर से वो रोक लगाने वाले हैं। लेकिन उन्हीं के जो चीफ हैं, उन्होंने अपने मेमो में साफ कहा है कि आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह की मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं, यूरोप में अधिकतर जो एनर्जी इंटेंसिव फैक्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, वो सब पर ताला लग चुका है, बहुत बुरी हालत है। तो इस वजह से हमने भी बंद किया, और जब तक हालात सुधरेंगे नहीं तब तक हम स्मेल्टर्स को खोलने वाले नहीं है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनके चलते हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड सारे मेटल्स हैं वो भाग गए। ओके, तो ये है आपके लिए मेटल्स पर जो आप ये तेजी देख रहे हैं, स्पेशली जिंक में जो बड़ा एक्शन बना है, उसकी अहम वजह क्या है, उसका भी आप एक्शन समझिए। चलिए नजर रखिएगा, और आज सारे मेटल स्टॉक्स इंक्लूडिंग हिंदुस्तान जिंक आपको बड़ी तेजी में दिख रहे हैं। पर आइए कुछ फाइनल क्लोजिंग कॉल्स लेते हैं। शो का समापन सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। जो 11-12 दिन के फॉल के बाद एक स्टॉक में बाइंग मोमेंटम बन रहा है, और स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 95.10। स्टॉक का नाम है आरईसी लिमिटेड। आरईसी के अंदर 11-12 दिनों के कंटिन्यूअस वन वे फॉल के बाद पुलबैक और बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं, जिसमें लास्ट 2 से 3 दिनों के हाई आज हो रहे हैं। स्टॉक के अंदर यहां से एक ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसमें 99 रुपए से लेके 102 रुपए तक के टारगेट आरईसी के अंदर शॉर्ट टर्म में 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। आरईसी का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 92 के पास है। 92 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 99 से 102 के टारगेट के लिए 2-3 दिनों के लिए खरीदारी करें।
59 के टारगेट के लिए REC पर करनी है खरीदारी, ये राय आ रही है सुमित जी की तरफ से। आइए एक बिगुल श्रीकांत जी के लिए BTSTT का। बताएं श्रीकांत जी। दीपांशु देखिए, वैसे फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी बनते जा रही है और मुझे लगता है कि जितना रिसेशन का डर बढ़ते जा रहा है पूरे वर्ल्ड मार्केट्स में, उतना मुझे लगता है कि जो डिफेंसिव सेक्टर्स अगर कोई होते हैं तो जिसमें हम हमेशा एक IT लेते हैं या तो फार्मा लेते हैं, तो इस बार मुझे लगता है कि IT से भी ज़्यादा अगर कोई प्रिफर्ड अगर कोई सेक्टर है तो वो है फार्मा। और इसी वजह से एक टॉप डाउन हमें एक्टिविटी देखने मिल रही है। हर एक स्टॉक में कुछ ना कुछ फॉर्मेशंस बन रहा है या तो कोई ना कोई एक ब्रेकआउट्स में एंटर कर रहा है। हमें लगता है कि जुबिलेंट इंग्रेविया ये भी एक स्टॉक ऐसा है कि जिसे हम फोकस कर सकते हैं। एक अच्छा एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है ऑन मंथली चार्ट्स, और अगर डेली पे देखें तो इसने एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन का अच्छा ब्रेकआउट किया है। 545-547 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 570 या 575 के लेवल्स को दिखा सकता है। करंट लेवल से अगर मैं लॉन्ग करता हूं तो मेरे स्टॉप लॉस रहेंगे एट 535। तो एक 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स रखें 570-75 के, और अगर एक लॉन्ग रन के लिए प्ले करना है तो मुझे लगता है कि ये 630 या 640 के भी लेवल्स दिखा सकता है। ओके, ये है राय आपके लिए जुबिलेंट इंग्रेविया की, जो सुबह पालिया साहब ने भी रिकमेंड किया था 10 की कमाई में, और कल नवरत्न स्टॉक में जो 9 स्टॉक बसीन साहब देखे गए थे, 2 दिन में तीसरी बार रिकमेंड हुआ है जुबिलेंट इंग्रेविया। कुछ तो हो रहा है इस काउंटर में बड़ा। आइए, लेकिन एक जगह ऐसी जहां बड़ा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है एकदम छोटा हो रहा है, और वो है IPO मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन। कोई लगाता ही नहीं एप्लीकेशन आजकल। एप्लीकेशन घट गई है, कितनी घटी है और रिटेल के बेरुखी की वजह क्या है, आइए जानते हैं। नूपुर हमारे साथ है इस वक्त। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, अब तक इस साल 14 कंपनीज है जिनके IPO आए थे। इस साल मतलब 6 अप्रैल महीने, से? अप्रैल से लेके सितंबर बस 14? सिर्फ 14 बस? अच्छा, ला ही नहीं रहे। कम हो गए ना वो मार्केट का मतलब बहुत। लास्ट ईयर 64-65 थे। हाँ, लास्ट ईयर तो पूरे रिकॉर्ड, साल तो 65। तो अगर 6 महीने में 14 है तो बाकी के 50 लाने पड़ेंगे। हाँ, वो तो नहीं होने वाला। पाइपलाइन स्ट्रांग है, लेकिन आए अब तक 14 माहौल ठीक नहीं है। हाँ, बहुत उतार चढ़ाव है सर। बताइए। और जो फंडिंग है वहाँ भी 32% की गिरावट देखी गई इस बार। इनफैक्ट जो टोटल आए हैं, फंडिंग हुई है, उसमें 58% तो LIC की हिस्सेदारी है। अगर जो पिछले 6 महीने निकले उसे पिछले साल के 6 महीने से कंपेयर करें तो जो फंडिंग है वो 35,000 करोड़ की इस बार आती दिखी, जो पिछले साल 52,000 करोड़ के आसपास की थी। अब सब्सक्रिप्शन का डेटा देखें तो जो 14 में से जो 4 IPO वो 10 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब हुए थे। जो 3 IPO थे वो करीबन 3 गुना तक भरे थे, और जो बाकी के 7 थे वो सिर्फ 1 से 3 गुना भरते हुए नजर आए थे। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन कम था। अगर रिटेल स्पेसिफिक बात करें, जो एप्लीकेशन है वहाँ पे काफ़ी हद तक गिरावट आती दिखी है। FY21 में जो 124 लाख की एप्लीकेशन आई थी पहली तिमाही में, FY22 में 155 लाख थी, और इस साल सिर्फ 75 लाख रह गई। बिल्कुल आधी एप्लीकेशन चाहिए रिटेल की तरफ से इस बार। अब रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि बाज़ार का जो माहौल है, वॉलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव है, उसी के चलते हमने इतना बड़ा फॉल रिटेल एप्लीकेशन की तरफ से आते दिखा। जो लिस्टिंग है उसका जो एवरेज है वहाँ भी काफ़ी हद तक गिरावट है इस बार। FY21 में लिस्टिंग गेंस की बात करें तो करीबन 42% के लिस्टिंग गेंस आते दिखे थे। FY22 में 32% के लिस्टिंग गेंस दिखे, और इस बार सिर्फ लिस्टिंग गेन देखे तो 12% के आसपास के हैं। अब कंपनीज क्या सोचते हैं, अगर रिटेल पार्टिसिपेशन कम है तो वो लोग भी अपने जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स है उसे लैप्स होने दे रहे हैं। इनफैक्ट जो IPO है वो वापस रीफाइल करने की कगार पर है बहुत सारी कंपनीज। लेकिन जो आने वाले 6 महीने उसकी पाइपलाइन देखें तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 71 कंपनीज के पास सेबी का अप्रूवल है। 1,05,000 करोड़ से ज़्यादा की IPO फंडिंग हो सकती है, और 43 ऐसी कंपनीज है जहाँ पे अप्रूवल पेंडिंग है सेबी की तरफ से। तो बुरा हाल है, पूरा सही पलट गया एक तरह से सर। बिल्कुल हाल खराब है, और जो IPO है उनका भी कोई प्रदर्शन इतना दमदार रहा नहीं है, इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स का मुंह थोड़ा सा फूला हुआ है, नहीं लगाएंगे पैसा टाइप्स। आई थिंक लिस्टिंग गेन 2-3 छोटे वाले में बने इस बार, अदरवाइज बड़े IPO में नहीं बन रहे पैसे, छोटे में फिर भी थोड़े बहुत। चलिए लेट्स सी। चलिए ठीक है। एक IPO से खुला हुआ है EMI, जिसका अनिल ने कहा लिस्टिंग गेन के लिए आप पैसे जरूर लगा सकते हैं। आज दूसरा डे है उस IPO का। फाइनल स्ट्रैटेजी ले लेते हैं अनिल जी। बिल्कुल, आइए अनिल जी की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी।
डाउ फ्यूचर्स 150 अंक नीचे, डेज लो पर ट्रेड कर रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स आधा % नीचे है, डेज लो पर ट्रेड कर रहा है। यूरोप के बाजार भी अब आपको नेगेटिव टेरिटरी में आते हुए दिख गए। सारे के सारे यूरोप के बाजार नेगेटिव हो गए हैं। कच्चा तेल 93.50 पर है, रुपया डेज लो पर है। क्या करके जाना है जी? वैसे तो ध्यान ठीक है क्योंकि आप खरीदारी करने की रेंज में ही है, लेकिन चूंकि दिन के लो पॉइंट पर आप बंद हो रहे हैं तो थोड़ा सा वो रिस्क एक दिन की रहती है। तो अगर आप खरीद लें तो 17,200 या 17,100 के पुट ऑप्शन के साथ हेज कर लें, और अगर आप शॉर्ट पोजीशन में हैं तो 17,500 का कॉल ऑप्शन आप खरीद कर हेज कर सकते हैं। आज मुझे लगता है दबाव दो वजह से, एक थोड़ी सी डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी है, दूसरा वीकली एक्सपायरी भी है, तीसरा आपका थोड़ा बहुत कच्चा तेल भी है, लेकिन बाकी ऐसे कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अगर ओवरनाइट रिस्क कम रखनी है तो कल भी कर सकते हैं। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है 17,325 के ऊपर आप बंद हो रहे हैं, अच्छी क्लोजिंग मिल रही है तो डरने की जरूरत नहीं है, आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। ठीक है। रहा सवाल बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी भी 39,280 के आसपास अच्छा ही बंद हो रहा है, तो लॉन्ग पोजीशन जो है उसे कैरी करें। रिस्क कम करनी तो आप अपना एक पुट ऑप्शन खरीद लीजिए जो 17,100 का निफ्टी पर होगा, 39,000 का बैंक निफ्टी पर होगा। फ्रेश पोजीशन कल बना लें, डाउ फ्यूचर्स को देखते हुए कल भी बनाएं तो कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, तो एक्सपायरी है, थोड़ा लेवल्स बाजार होल्ड कर रहा है, बट फ्रेश पोजीशन मान बनाए। एग्जिस्टिंग है, कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो हेज के साथ जरूर कैरी करें। आइए कुछ फाइनल कॉल से लेते हैं क्लोजिंग से पहले। एक बिगुल जय ठक्कर के लिए, जय का जैकपॉट। बताया जाए दीप, टीवीएस मोटर्स का 1080 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे, 30 रुपए 30 पैसे पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। छोटा सा स्टॉप लॉस दीप मैं बता रहा हूँ, 24 रुपए 70 पैसे का, सो 30.30 पर खरीदे। 24.70 का आप एक स्टॉप लॉस लगाया यहाँ पे, एंड ऊपर में पहले टारगेट बन सकते हैं इसके 37 रुपए के 37 है, सेकंड टारगेट विल बी 43, सो 37-43 ये दो टारगेट्स के लिए 1080 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। जबरदस्त एक तेजी यहाँ पे देखने मिल रही है और काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग फिर से टीवीएस मोटर्स में आते हुए देखने मिल रही है। अच्छे खासा लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे देखने मिल रही है दीपेन। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल परसों ही इसमें फिर से एक लाइफ टाइम हाई बनना चाहिए, 1100 के पार निकलेगा, और 1100 के पार निकलते ही दीप इस पे नेक्स्ट लेवल जो बन रहा है वो 1150 1175 के निकल कर आ रहे हैं, सो 1080 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद के चले। ओके, तो ये है राय आपके लिए आती हुई टीवीएस मोटर्स पर 1080 का कॉल ऑप्शन खरीदें, ये जय को पसंद है। आइए पिक ऑफ द डे, कल के लिए आज ही एक स्टॉक तैयार किया है कुणाल जी और राकेश जी ने, बिल्कुल उनके लिए। बताएं सर। अनिल जी, हमारा पिक ऑफ द डे है IRCTC, और ये स्टॉक गेयर अप हो रहा है बड़े अपमूव के लिए, काफी समय से कंसोलिडेट हो रहा है, तो 785 790 की तरफ ये स्टॉक रुक कर रहा है। IRCTC हमारा पिक ऑफ द डे है, यहाँ पे खरीदारी की रहे हैं। ओवर टू कुणाल जी। अरे जी देखिए, सारे रेल से जुड़े शेयर्स में हमने जबरदस्त मूव आता हुआ देखा है। IRCTC में ही अभी तक उस तरह का मूव नहीं आया, लेकिन जिस तरह का वॉल्यूम एडिशन हमने स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में देखा है, इस ओर इशारा कर रहा है कि इसमें एक बड़ा मूव आएगा। ये स्टॉक यहां से 8 से 10% की तेजी आपको जल्द दिखा सकता है। खरीदारी की हमारी राय है, स्टॉप लॉस रख लें 719 रुपए पर, 719 पर। पहला टारगेट होगा इस स्टॉक के लिए 750 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट होगा 765 रुपए का, तो 750 765 के टारगेट के लिए बाय करना है IRCTC। 67 के टारगेट के लिए IRCTC पर रखें नजर। अभी थोड़ी देर पहले श्रीकांत जी की तरफ से भी यहाँ पर आपके लिए एक बाय कॉल आते हुए दिखा था। मूवमेंट ये काउंटर जरूर दिखा रहा है इस समय। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और इंटरेस्टिंग डे रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा एक्शन दिखा है। इंडेक्स पर हमने देखा ओपनिंग अच्छी हुई, गैप अप था, उसके बाद थोड़ा सस्टेन भी किया बाजार में, उसके बाद से पूरा दिन कंसोलिडेशन रहा। टुवर्ड्स द एंड थोड़ी मुनाफा वसूली आपने आती हुई देखी। जो लेवल्स की हम बात कर रहे थे 17,300 के ऊपर की क्लोजिंग होगी, बिल्कुल आपको वैसा ही होते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी 39,250 के करीब क्लोजिंग देख रहा है। थोड़ा ग्लोबल क्यूज टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड कमजोर हो गए थे, जिसका इंपैक्ट आपने बाजार के मूड माहौल पर भी पड़ते हुए देखा। पर शुरुआत बहुत ही अच्छी रही, 50 के 50 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव खुले थे। उसके सामने अगर आप देखें तो एडवांस डिक्लाइन, अभी भी 30 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव ही क्लोज हो रहे हैं। और मेटल्स का आज शानदार दिन रहा। JSW स्टील, कोल इंडिया, हिंडाल्को, टाटा स्टील, टॉप 4 गेनर्स चारों के चारों मेटल पैक से दिख रहे हैं। 5% ऊपर था JSW स्टील, इनफैक्ट सारे में ही आपने देखा 2.5 से 5% की तेजी आती हुई दिखी। L&T अच्छे एक्शन में था। IT से आज बाजार को अच्छा सहारा मिला है।
HCL टेक, इन्फोसिस दोनों में ही आपने खरीदारी देखी है। इसके साथ ही बाकी कंजम्पशन थोड़ा कमजोर था, बट ITC में आपने पॉजिटिव मोमेंटम बनते हुए देखा। ICICI बैंक, इसमें भी थी अच्छी खरीदारी। हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, यहाँ पर भी आपको अच्छी खरीदारी दिखी। और रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये भी हल्का फुल्का पॉजिटिव ही क्लोज होते हुए देखा। पर गिरावट कहाँ पर थी? नया रिकॉर्ड बनाने के बाद भारतीय एयरटेल फिसला है। HUL, HDFC ये कमजोर थे। HDFC बैंक में भी आपने गिरावट आती हुई देखी। तो इन दिग्गजों की वजह से अपसाइड थोड़ी लिमिटेड ही आपको बाजार में दिखी। फिर भी 50 पॉइंट ऊपर ही निफ्टी आपको बंद होते हुए दिख रहा है। वायदा कारोबार की तरफ आई है और यहाँ पर भी भरपूर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था। मिड कैप IT का रोटेशन आज काफी इंटरेस्टिंग रहा। परसिस्टेंट सिस्टम्स लगातार दूसरे दिन बहुत ही बड़ी मूव आई है। 7.5% की मूव आज आपने परसिस्टेंट सिस्टम्स में आती हुई देखी है। कोफोर्ज, ये एक और काउंटर था जहां पर आपने खरीदारी देखी है। IRCTC, कंसेंसस व्यू बन रहा था हमारे एक्सपर्ट्स का इस पे। इंडिया सीमेंट 5.5% ऊपर। इंडिया बुल्स हाउसिंग, इसमें आप भी अच्छा एक्शन रहा। संवर्धना मदरसन, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले बात भी चल रही थी, यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी थी। इसके साथ ही जी एंटरटेनमेंट, जहां पर CCI ने अप्रूवल दे दिया है जी सोनी मर्जर को। डेल्टा कॉप अपना मोमेंटम बरकरार रखते हुए 220 के ऊपर क्लोज हो रहा है। बलरामपुर चीनी, दीपक नाइट्राइट, RBL बैंक, अंबुजा सीमेंट, BHEL, NMDC, PVR और बिरला सॉफ्ट, यहाँ पर आपने पॉजिटिविटी देखी है। गिरावट गोदरेज कंज्यूमर, इनका अपडेट काफी कमजोर था। 5% लुढ़क कर ये स्टॉक बंद हुआ है। लुपिन, इसमें आज आपने मुनाफा वसूली देखी है। बायोकॉन, ग्रैन्यूल्स, ये फार्मा स्टॉक्स भी कमजोर थे। इप्का में भी गिरावट रही। इसके साथ ही इंटरग्लोब, कच्चे तेल के दाम वापस हम देख रहे हैं 3 हफ्ते की ऊंचाई पर हैं। 2% नीचे था ये काउंटर। डाबर, यहाँ पर आपने वीकनेस बनती हुई देखी। चोला इन्वेस्टमेंट, पीरामल एंटरप्राइजेस, सिटी यूनियन बैंक, SBI कार्ड्स और साथ ही बाटा, यहाँ पर भी आपने वीकनेस देखी है। कैश मार्केट, कई सारे स्टॉक्स है जहां पर अच्छा एक्शन रहा। मजगांव डॉक, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, एक बार फिर से ये सारे के सारे काउंटर्स आपको अच्छी खरीदारी दिखा रहे थे। JSW एनर्जी 13% का उछाल इनकी एक यूनिट ने करार किया है महाराष्ट्र सरकार के साथ। मिश्र धातु 8% ऊपर। स्पाइस जेट 8.5% की तेजी। स्टरलाइट टेक 9% ऊपर। HEG में आपने 10% का बड़ा उछाल देखा है। इसके साथ ही प्राज इंडस्ट्रीज, यहाँ पर अच्छी खरीदारी थी। जुबलेंट इंग्रेविया, अनदर कंसेंसस बाय कॉल हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। फोर्टिस हेल्थ केयर, ये भी पॉजिटिव रहा। गिरावट त्रिवेणी टर्बाइन, शिल्पा मेडिकेयर, शीला फोम, IIFL वेल्थ, ग्लैंड फार्मा और KEC इंटरनेशनल में आपने आती हुई दिखी। एंड ऑफ डे अनिल जी, वो 17,300 आराम से होल्ड किया। 17,325 आप कह रहे थे, लग रहा है वहीं पर क्लोजिंग होगी। एग्जैक्टली वहीं पर प्रोविजनल क्लोज आते हुए दिखा है। और बैंक निफ्टी भी 39,250 पर प्रोविजनल क्लोज आ रहा है सर। बिल्कुल दीप, तो क्लोजिंग ठीक मिली है और फाइनल क्लोजिंग 17,325 के ऊपर ही आएगी। और ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। और आइए, हर बार की तरह इस गुरुवार भी आपका पसंदीदा शो बात दुनिया की हम लेकर आ रहे हैं ढेर सारी दिलचस्प खबरें दुनिया भर के हर एक कोने से आपके लिए एक से एक बढ़िया जानकारी। तो आइए, हमेशा की तरह सारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं, आपकी नजरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि आपको तो पता ही है इस झलक को देखने के बाद किसी भी तरह का सवाल किसी की तरफ आ सकता है। देख लीजिए। उम्र 25, बच्चे 22 और टारगेट 105 का। रोबोट कर देगा इंसानों की छुट्टी। ब्रिटेन में अब चलेगा किंग चार्ल्स का सिक्का। मेटावर्स वर्ल्ड में UAE की एंट्री। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। नो प्राइज फॉर गेसिंग। आज तो सबको एक ही स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी नंबर 1 जैन साहब। अच्छा, ओके सुमित जी, श्रीकांत जी, सबको पहले नंबर की स्टोरी पसंद आई। अच्छा, रोबोट की किसको पसंद आई? जय, आपको रोबोट वाली पसंद आई? ऐसा क्या दिखा भाई साहब रोबोट वाली स्टोरी में आपको? मुझे भी नहीं। अच्छा अनिल जी, वो इंटरेस्ट है अनिल जी, मुझे काफी रोबो की चीजें जानने में अनिल जी, एंड मुझे इंटरेस्ट आता है काफी। आपकी छुट्टी कर देगा के बारे में जानने के बारे में, क्या कर सकते हैं और इंसानों की छुट्टी। हाँ तो अनिल जी, वो इसीलिए तो ज्यादा इंटरेस्ट अनिल जी, ऐसे तो क्या कर रहा है कि हमारी छुट्टी हो जाएगी। प्रोग्रामिंग बराबर फिट आया जी। हाँ कुणाल जी, आपको भी रोबोट पसंद आया? अनिल जी बिल्कुल अनिल जी, रोबोट पसंद आया। अनिल जी, जब मैं
अनिल जी बहुत छोटे से में अनिल जी तब से मुझे लगता है कि कब रोबोट आएंगे अनिल जी, तब से बताया जा रहा है कि एक समय आएगा सब कुछ रोबोट करेंगे, कुछ काम करना नहीं पड़ेगा। अभी तक अनिल जी रोबोट नहीं आए, तो अनिल जी मेरी बड़ी जिज्ञासा है जानने में कब आएंगे रोबोट। आप तो सारा काम बंसल जी से ही करवाते हो, आपको किसने चाहिए रोबोट? सारा तो बेचारे वही करते हैं, आपके लिए तो वही रोबोट है। जी बंसल जी। अनिल जी बंसल जी कुछ कह रहे हैं। अनिल जी सुनिए जी हकीकत मैं बता रहा हूँ। हाँ बंसल जी बोलिए। हकीकत ये है, जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना अनिल जी, स्कूल जा रहे हैं तो उनको सुनने को पड़ता है। अब जैसे अब कुणाल जी अनिल जी नंबर 1 बिजनेस न्यूज चैनल पे बैठे हुए हैं, जय भी नंबर 1 बिजनेस न्यूज चैनल पे बैठे हुए हैं। अब ये कैसे बोलते हैं कि मुझे वो बच्चे वाली स्टोरी पसंद आई, उम्र 22 बच्चे 25, वो वाली स्टोरी कैसे बोलते हैं अनिल जी? सुनने को मिलेगा। देखो उसका फादर जो है वो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट वाली बातें करता है। रोबोट पसंद आया, तुमको क्या पसंद आया? तो इनका तो टेक्निकल इशू है अनिल जी, बोल नहीं सकते जो पसंद आया अनिल जी, रोबोट ही पसंद आया। फुल मार्क्स टू बंसल जी विद प्रॉपर लॉजिक एंड मतलब आंसर। जी कुणाल जी बोलिए। नहीं अनिल जी नहीं, अनिल जी बस इसी कारण अनिल जी रोबोट पसंद है मुझे अनिल जी। लेकिन अनिल जी काम तो बंसल जी से भी लिया जा सकता है। हाँ। लेकिन अनिल जी बहुत कंप्लेन करते हैं अनिल जी। रोबोट कुछ बोलेगा नहीं। अच्छा एक मिनट जी सुमित जी, ऐसा क्या अच्छा लगा आपको पहली स्टोरी में? नहीं अनिल जी ऐसा कुछ नया सुनने को मिला ना, उसमें 25 की उम्र में 22 और 105 का टारगेट। हाँ। तो इसके लिए बाकी और कोई ऐसा अच्छा नहीं लगा अनिल जी। अनिल जी घर पे शो देख रहे हैं अनिल जी, दूसरा को डिस्कस करते हैं। चार्ट निकालो, 25 साल की उम्र में 22 बच्चे और टारगेट स्टॉप लॉस का है। जी तो वो देखने में लिफाफा लेवल से गजब भाई साहब, तो ये तो देखना पड़ेगा। बहुत ही गजब की स्टोरी, मिस मत कीजिएगा, ये आपके लिए। अच्छा बाय द वे, मिस नहीं करने से याद आया, आज सुबह जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि अब आपको फ्लाइट में खड़े जाने की भी सुविधाएं मिल सकती है बहुत जल्दी। तो आपको सुविधा मिले ना मिले, अगर आपके पास पेट्स हैं जिन्हें आप प्यार से डॉगी कहते हैं, हाँ, तो वो खड़े खड़े जा सकते हैं, उनके लिए व्यवस्था हो चुकी है। तो अकाशा एयरलाइंस ने कहा है, एक अनाउंसमेंट आया है कि अब वो अक्टूबर के महीने में ही शुरुआत कर रहे हैं। अगर कोई भी लोग अपने पेट्स को लेकर जाना चाहते हैं फ्लाइट में, ये अच्छा है सर। अच्छा है, हाँ बहुत बढ़िया यूज का है। अब दीप ज़्यादा छुट्टियां ले पाएंगे। हाँ, मतलब फ्लाइट में फिर जैसे सपोज आप सोए हुए हो फ्लाइट में, समझो यहाँ से आप लंदन जा रहे हो और पीछे बीच में आवाज़ आई भो भो की, तो क्या वो जो डॉगी का मालिक है वो जाकर उसको चुप करवाना पड़ेगा। अच्छा लंबी फ्लाइट में उनका भी तो लंच डिनर वगैरह सबका टाइम होता है, अरेंज करवाना पड़ेगा, सब रहेगा। उनके लिए अलग से एयर होस्टेसेस होंगी या मालिक को करना है? मेरे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं इसके ऊपर। पेट एयर होस्टेस भी। अच्छा आप में से और किसी के पास है पेट? किसी के पास है? कौन किसके घर पे? नहीं जैन साहब नहीं, जैन साहब तो दूर से नमस्कार कर रहे हैं, मतलब नहीं। अच्छा कोई भी नहीं पा। एक बार मुझे भेजना है दीप को उनके पेट के साथ में, थोड़ा लंबा वाला में, जहाँ 5-7 घंटे की फ्लाइट हो, 8-10 घंटे की, वैसा फिर आके हम अनुभव सुनेंगे कि कैसा रहता है। लेकिन चलिए बढ़िया है, जो लोग ले जाना चाहते हैं, और स्पेशली कई बार उन लोगों को घूमने फिरने जाना होता है, लेकिन व्यवस्था कहाँ छोड़ के जाएं। अच्छा ऐसा मैंने सुना है कि अगर आप किसी दूसरे घर छोड़ दो तो वो बड़े शैतान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रुकते नहीं है, कंट्रोल में नहीं रहते। नहीं रहते, वो कंफर्ट उनको नहीं, एंजाइटी आ जाती है सर। ओह माय गॉड, हमारे से ज्यादा अच्छी किस्मत इनकी लग रही है मुझे तो। अरे पूरा केयर करना पड़ता है सर, डबल केयर, ज्यादा केयर। अच्छा हमारे बच्चे तो बोल भी पाते, ये तो बेचारे बोल भी नहीं पाते, तो उनका ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल। जैसे ट्रेन में अलाउड है, ट्रेन में फर्स्ट क्लास में आप ले जा सकते हो। अच्छा सेपरेट बुकिंग करनी पड़ती है उसमें। अच्छा मैंने तो ये, अगर रात को आदमी सोया और 3-4 बार भो भो हो गया तो नींद गई। अच्छा आदमी को ये फीलिंग आए घर पे सोया हूँ, कहीं पता चला चोर और तो नहीं घुसे। चलिए बढ़िया है, तो एक तरह से आप अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड अपने साथ लेकर जा सकते हैं अगर आप ट्रेवल करना चाहें पेट्स के साथ, ये सुविधा आपको मिलने जा रही है। बढ़ते आगे, और कुछ और एक्शन आपके लिए। आज बाजार बंद होने के बाद का पश्चिमी अफ्रीका के देशों में कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की मौत हो गई है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को आशंका ये कि ये मौतें जो हुई है उसमें भारतीय फार्मा कंपनी के बने कफ सिरप की वजह से हुई है। और इस कफ सिरप में कोई डाई
डाइथिलिन ग्लाइकोल और इथिलिन ग्लाइकोल की मात्रा शायद ज़्यादा थी। आज शाम हम इसी पर करेंगे चर्चा कि क्या कहीं कोई चूक हुई तो कहाँ हुई है, और क्या कुछ ऐसे हैं इस सिरप में जो खतरनाक हो सकते हैं। कफ सिरप दवा या जहर, हमारा साथ देंगे आज डॉक्टर सुनीला गर्ग, एडवाइज़र WHO, और डॉक्टर VK मोंगा, नेशनल कन्वेनर IMA, डॉक्टर जागृति सांघवी, पीडियाट्रिशियन, नानावती हॉस्पिटल। ये तीनों बताएंगे आपको शाम का 6 बजे का शो। बाजार के उतार चढ़ाव से पोर्टफोलियो में नुकसान होने का डर तो रहता है, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड में बैलेंस फंड ऐसी सिचुएशन में आपके लिए कर सकता है बढ़िया काम। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बैलेंस फंड में फंड मैनेजर्स बाजार के उतार चढ़ाव के साथ अपना इक्विटी में एक्सपोजर कम ज़्यादा करते हैं। तो आज शाम 6:30 बजे मनी गुरु में देखिए निवेश का बैलेंस्ड फॉर्मूला। हमारे साथ होंगे मोहित गांग, CEO मनी फ्रंट, और विश्वजीत पाराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। इन दोनों से करेंगे हम मुलाकात। KPMG की हालिया रिपोर्ट चाहे जो भी हो, लेकिन अर्थशास्त्री नोरेल रूबिनी के अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में इन दिनों मंदी पर खूब बातचीत हो रही है, चर्चाएं भी हो रही है, लेकिन भारत मंदी की मार से रहेगा अछूता। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं, इसका पूरा विश्लेषण होगा इंडिया 360 डिग्री में। ग्लोबल मंदी, भारत बेअसर, मंदी का डर, भारत बेअसर, ये हमारी आज की थीम है। और आर्थिक गलियारों में इन दिनों बड़ी चर्चा ये भी चल रही कि होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI के कुछ पैरामीटर्स जल्दी से बदले जा सकते हैं, और इसमें गुड्स के साथ सर्विसेज को भी समाहित किया जाएगा। क्या है पूरा मामला, और WPI में बदलाव से क्या कुछ फर्क पड़ेगा? WPI बदलाव की बारी आई, आज रात की एक और कवर स्टोरी। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, श्रीकांत जी, जैन साहब, हिमांशु जी और जय ठक्कर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह, हाँ कल तो फ्राइडे, ओह थैंक गॉड आ गया फ्राइडे, इतना जल्दी आ गया इस बार छुट्टी ना। अच्छा, कल मिडवीक सेशन तो हमने काम ही नहीं किया ना। अच्छा, इस बार तो लग ही नहीं रहा काम करने जैसे वाली फीलिंग ही नहीं आई, ना मंडे ट्यूसडे आई, नहीं आई, ना आज आई, और होपफुली कल 200 पर नीचे हो गया डाउन, कल आएगी कल काम करने वाली डाउ कराएगा काम, कल काम करने वाली फीलिंग आ सकती है। अभी तक के मूड माहौल को देखते हुए विदा लेने का वक्त है। मुझे दीप को इजाजत दीजिए।